हाँ तो दोस्तों हमारा अब जो पीआईबी की मैंने बताया, ठीक है ना। अब ये हमारा कोर्स है 22 सितंबर से दोस्तों ये प्रारंभ हो रहा है। आपको बिल्कुल एक प्रकार से एक अच्छा, जिसके अंदर आपको 13 सब्जेक्ट है वो आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। और कंप्लीट कोर्स है, इसके अंदर 13 सब्जेक्ट है। रिवीजन बैच, एमसीक्यू बैच होगा इसके अंदर। और दोस्तों रिवीजन जो हमारी जो अभी टेस्ट सीरीज फर्स्ट जो 1.0 है वो चालू हो गई है, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से 14 तारीख से चालू हुई है। और 2.0 दोस्तों इसके अंदर आपको फ्री मिलेगी कितने रुपए में, मात्र सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 99 के अंदर ये आपको मिलेगा। और ये ऑफर दोस्तों सिर्फ नवरात्र स्थापना यानी एक प्रकार से 22 सितंबर तक ये एनरोल होने पर ही स्टूडेंट को लिए ये है। अगर इसके बाद अगर होते हैं तो दोस्तों हमारी ये जो प्राइस है वो बढ़ा दी जाएगी। और तीन चीज इसके अंदर फ्री मिलेंगे, एक तो कंप्लीट कोर्स 13 सब्जेक्ट, रिवीजन एमसीक्यू बैच और एक रिवीजन टेस्ट सीरीज 2.0। ये आपको 9 के अंदर आपको मात्र आप इसके अंदर मिलने वाला है। दोस्तों एक प्रकार से हमने क्वालिटी के साथ में, बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी के साथ में काम किया है। प्रतीक जी है, मैं हूँ, ठीक है। तमाम जितनी फैकल्टी है हमारी आपको सारी पता ही है। और थोड़ा देख लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो बैच, ठीक है, ये सारी सब बातें आपको बताई दी है, ठीक है। फर्स्ट पेपर है और 99 ये 999, ठीक है, 999 के अंदर है। 5500 रुपये में कोर्स बिक रहा है। तो हम पहली बार दोस्तों हमारा सिलेक्शन बैच है, तो सीधी सी बात है, तो 999 के अंदर हमने रखा है। और नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों, एक टेस्ट सीरीज है हमारी, ठीक है, वो 14 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है। और लगभग 1.0 ये अपनी टेस्ट सीरीज है। और इसके दोस्तों 199 रुपये इसके हमने प्राइस रखी गई। और बिल्कुल क्वालिटी के साथ में हमने नो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। दोस्तों आपने देखा ही है पिछली बार हमारी प्रोग्रेशन एकेडमी ने पूरे सभी टीम मेंबर ने मिलकर सभी ने अच्छा काम किया है। और उसी की बातें हम आज इतने अच्छे मंच पर और एक एक प्रकार से हम इतनी मेहनत के साथ में हम सिर्फ दोस्तों मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में सारा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जुड़ते रहिए प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में। और अब दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपन पीआईबी की क्लास के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों करंट अफेयर्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे। और अब दोस्तों जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर अब 2 सितंबर से अपन इसको प्रारंभ करेंगे। और दोस्त सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसी अपनी क्लासें आएगी करंट की, और करंट के अंदर अपन को कैसे कैसे क्या अपन को पढ़ना है। स्कूल व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स 2025-26 ये आपका रहेगा पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, आप देखोगे कि लगभग टोटल 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं, यानी 20 अंक का आपके यहाँ पे जो है करंट का पार्ट रहता है। और लगभग 75, कितने में से 75 में से आपके ये सारा 10 क्वेश्चन आपके करंट के रहते हैं। और क्वेश्चन आपने पिछली बार देखा होगा कितने अच्छे क्वेश्चन थे। और लगभग लगभग अपन सबसे पहले दोस्तों एक तो पीआईबी की न्यूज डालेंगे, ठीक है, और कुछ इसके अंदर सुजस की भी डालेंगे। अभी मैं 1 से लेकर 15-13 तारीख तक का जो है पीआईबी है या सुजस है जो मेन है वो मैं डालूंगा। उसके बाद दोस्तों 15 तारीख के बाद से अपन जो कंटिन्यू जो भी है अपनी क्लासें हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पीआईबी और आपको एक प्रकार से जो है सुजस की जो है जो भी मैगजीन्स होती है उसकी सारा आपको यहाँ पे समझा दूंगा। सेकेंड क्लास दोस्तों जैसे ही अक्टूबर का जो अपना महीना आएगा, ठीक है ना, अक्टूबर का जैसे ही महीना आएगा तो सितंबर की पूरी कंप्लीटली एक पीडीएफ नोट्स के साथ में वो भी आपको हम जल्द ही 1 से लेकर और 10 अक्टूबर के बीच में हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। जैसे अक्टूबर खत्म होगा तो सितंबर की पीडीएफ हम आपको कंप्लीटली यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, ये रहेगा। और आगे से अपन कंटिन्यूटी यानी आप अपन कंप्लीटली मई तक का जो करंट है वो अपन दोस्तों ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले पीआईबी लाएंगे सबसे पहले, पीआईबी के बाद में सुजस लाएंगे, और सुजस के बाद में दोस्तों अपन जो अपने रह गई जो एक प्रकार जो नोट्स है पीडीएफ नोट्स है वो एक क्लास के अंदर करवा के सारा खेल, ठीक है, जो अपने टॉपिक्स दे रखे सारे वो कंप्लीटली दोस्तों हम करंट के माध्यम से, इस बार एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं पीआईबी क्लास की तरफ। हाँ, एक से दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्कूल व्याख्याता 2025, और 1 से लेकर 13 सितंबर की आपकी क्लास है, और सितंबर की पीआईबी है, और एक प्रकार से करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे दे रखे। चलते हैं दोस्तों, चैनल को लाइक करते ही सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे पहले चलेंगे पहली न्यूज़ के साथ में। हाँ तो दोस्तों ये है अपनी 5 सितंबर, कब की न्यूज़ है, 5 सितंबर की न्यूज़ है। और इसके अंदर दोस्तों आपको दिख रहा होगा
ठीक है, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एंड्रयू होलनेस को बधाई दी है। ठीक है, किसको बधाई दी है? प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एंड्रयू होलनेस। अब पूछ सकते हैं कि डॉक्टर एंड्रयू होलनेस बधाई क्यों दी है? रीजन दोस्तों, क्योंकि इन्होंने दोस्तों एंड्रयू होलनेस ने जमैका पाकिस्तान जमैका पार्टी को लगातार तीसरी बार जीत दिलाने पर इन्होंने बधाई दी है। और एक प्रकार से तो जमैका के क्या बनेंगे, एक प्रकार जमैका पार्टी क्या बने, एक प्रकार से ये जो भी बनेंगे प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे, लेकिन अभी बधाई दे दी डॉक्टर एंड्रयू होलनेस को, बधाई दे दी किसने? मोदी जी ने। और जमैका के तीसरी बार, कौन सी बार? तीसरी बार ये विजेता ये बने हैं। कौन से? तीसरी बार ये विजेता बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो सेशेल से, कहां से वो रवाना हो गया? आप देखोगे सेशेल से रवाना हो गया है। भारत का पहला जो है आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईएस जो है सारथी, वो सहित प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो है वो है, जो कि दोस्तों एक सफल दौरे के साथ 4 सितंबर 2005 को पोर्ट विक्टोरिया जो सेशेल्स के अंदर है वहां से रवानगी हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने थोड़ा पढ़ लेना। पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन सेशेल से रवाना हो चुका है। कौन सा? आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईएनएस सारथी। ये आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों, शिल्प 5 तारीख की खबर चल रही है। ठीक है, शिल्प जो आपको दिख रहा है, शिल्प समागम मेला, जो कला, शिल्प और सांस्कृतिक उत्सव। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप देखोगे कि एक प्रकार से कहाँ हुआ था, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, बेंगलुरु। कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु के अंदर आपके ये हुआ था। ठीक है, और कहते हैं कि बहुत ये शिल्प समागम मेला, ठीक है, और कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि इस प्रशिक्षित शिल्प समागम मेला 2025 की अभी हाल ही के अंदर शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें भारत की शिल्प और संस्कृति की असाधारण विरासत का जीवंत रूप देखा गया। और एक प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से ट्यूलिप, क्या है? ट्यूलिप आर्टिस्ट जो दे रहा, ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपॉलिमेंट और लाइवलीहुड प्रोग्राम के तहत दोस्तों ये सारा सहयोग से, किसके सहयोग से? आप देखोगे ट्यूलिप के सहयोग से ये सारा बनाया गया। और कब तक चलेगा ये? आप देखोगे कि लगभग 5 सितंबर से 14 सितंबर के बीच लिखा होगा। हाँ ये रहा। पांच सितंबर से दोस्तों ये रहा। बेंगलुरु कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में होगा। और कहते हैं कि जो 25 की शुरुआत हुई है, और कहते हैं कि ट्यूलिप, ठीक है, इसके सहयोग से सारा, आप सहयोग से ये मेला हो रहा है। कहाँ से? 5 से 14 सितंबर के बीच में। और कहाँ तक? बेंगलुरु में ये आपके आयोजित हो रहा है। कहते हैं कि इसके अंदर कितनी स्टॉल लगेगी? टोटल 75। कितनी स्टॉल लगेगी? 75 स्टॉल आपके यहाँ पे लगे दोस्तों। ये इसके अंदर महत्वपूर्ण है। और सारी बातें इसके अंदर, दो और भी स्टॉल में से जटिल धातु शिल्प है, लकड़ी की कलाकृतियां है। ठीक है, 13 से अधिक राज्यों के हस्तशिल्प यहाँ पे होंगे। तो दोस्तों शिल्प मेला अपने आप देखोगे कि बेंगलुरु के अंदर ये आपके लगने वाला है। ठीक है, और मेन दोस्तों आप किसके सहयोग से हो रहा है सारा? तो आप देखो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से ट्यूलिप ट्रेडिशनल आर्टिसंस एप्लीमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम के सहयोग से, ठीक है, इसके सहयोग से 5 से 14 सितंबर को फ्रीडम पार्क जो कि बेंगलुरु के अंदर है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये रहा मेला। इसके अंदर आप देखोगे कि जो केंद्रीय जो अपने मंत्री साहब है वो गए थे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शिल्प जो समागम मेला है, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसका रामदास अठावले साहब थे, बेंगलोर सेंट्रल के सांसद थे। ये तमाम इसके अंदर सेंटर्स थे जहां पे मेला लगा था। चलते हैं आगे। हाँ, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप से जुड़ी अर्थव्यवस्था का आह्वान किया और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का परिसर का क्या किया इन्होंने? शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, भविष्य का विकास आईटी। अब सीधी सी बात है, सरकार आईटी पर काम कर रही है। और सूचना, कृषि, सूचना, जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री संसाधन इनके है। तो मेन दोस्तों चीज ये थी। और भारत का स्टार्टअप पर दोस्तों इन्होंने एक प्रकार से अर्थव्यवस्था पर, और कहते हैं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का इन्होंने परिसर का यहाँ पे शुभारंभ किया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये दोस्तों ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, कार्मिक व मंत्रालय भी संभालते हैं सारा। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान व पर्यावरण जो मंत्री, वो केंद्रीय विज्ञान जो मंत्री है वो भी दोस्तों यही है। ठीक है, पर्यावरण मंत्री अगर बात करेंगे तो भूपेंद्र यादव जी है। तो दोस्तों इन्होंने क्लियर है, इन्होंने कहा है। और किस पर आधारित था ये? आप देखोगे कि एक प्रकार से जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री है ये। और स्वतंत्र प्रभार इनको मिला हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विज्ञान, अंतरिक्ष विभाग, कार्य, इतने सारे दोस्तों डिपार्टमेंट इनके पास में।
अंतरिक्ष विभाग है, कार्मिक है, लोक शिकायत है, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, पेंशन राज्य मंत्री भी है। दोस्तों ये दाना पेंशन राज्य मंत्री भी है। अभी हाल ही के अंदर 14वीं पेंशन अभी हुई थी, सबमिट हुई थी, इसके अंदर यही इनके मंत्री है। और कहा है कि भारत का भविष्य का विकास उद्योग जगत से मजबूत साझेदारी पर आधारित स्टार्टअप से जुड़ी अर्थव्यवस्था के निर्माण पर निर्भर करें। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि स्टार्टअप होगा अच्छे से तो ही आप देखोगे कि एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का निर्माण यहाँ पे होगा। और दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पे कैंपस टैंक के शुभारंभ के अवसर पर भी इन्होंने ये बात कही थी। दोस्तों ये था। और नवाचार किया एक प्रकार से, और उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से उद्योग से जुड़ाव के लिए एक प्रकार से था। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कैंपस टैंक का शुभारंभ भी उद्योग जगत से जुड़े माध्यम से सारा किया जाएगा। दोस्तों ये था आपके, जिसमें स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनको बताया है। नेक्स्ट दोस्तों है ICGEB की नई ICGEB की कहाँ पे नई दिल्ली में ने बायो 3 नीति की पहली वर्षगांठ यहाँ पे बनाई। कहाँ पर बनाई है? नई दिल्ली के अंदर बनाई है। दोस्तों क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ने नई दिल्ली में आज भारत सरकार की प्रमुख पहल पर बायो E3 नीति जो है उसकी पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दोस्तों बायो E3@1 का भी आयोजन यहाँ पे किया गया था। और दोस्तों ये जो जैव प्रौद्योगिकी को अर्थव्यवस्था के पर्यावरण और रोजगार के साथ एकीकृत ये करती है। ठीक है दोस्तों ये है। और इसके अलावा आप देखोगे कि और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। हाँ दोस्तों ये दिख रहा है आपको। और कहते हैं कि इसके अंदर कार्यक्रम में बलराम चिन्ह ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। और यह है एक प्रकार जैव जो है जैव जो है जैव अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वैज्ञानिक शोध जो कि औद्योगिक अनुप्रयोग के बाद में बस बढ़ते सहयोग का ये क्या करेगा? बढ़ावा दे। दोस्तों ये देगा। ये है आपकी मेन चीज, आपको पता होना चाहिए कहां पर किया गया। नई दिल्ली के अंदर आपके ये किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखो ये रहा क्लियर लिखा बायो E3 आपको दिख रहा होगा, तो मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये बायो E3 जो कि इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडस्ट्री एंड पैनल डिस्कशन बायो E3@1 और ICGEB ये क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर। और कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर आपके सारा प्रोग्राम किया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये अपन ने पढ़ ही लिया। ठीक है। हाँ अब दोस्तों नेक्स्ट है 4 तारीख का है भारत सिंगापुर संयुक्त व्यक्तित्व। ठीक है। अभी आप देखो हाल ही के अंदर जो सिंगापुर है, सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो आए थे और भारत आए थे। कौन है देखो देखते हैं। ये दोस्तों ये है सिंगापुर के प्रधानमंत्री। और कहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू जी है उनसे भी इन्होंने क्या की थी? भेंट यहाँ पे की थी। अब दोस्तों देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या समझौता किया। तो ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी आए थे। नाम क्या है? तो आप देखोगे कि सिंगापुर गणराज्य के महामहिम श्री लॉरेंस वोंग, क्या नाम है? श्री लॉरेंस वोंग नाम है इनका। और श्री लॉरेंस वोंग, जिसमें आप देखोगे कि राष्ट्रपति भवन में जो द्रौपदी मुर्मू जी उनसे भेंट की है अभी हाल ही के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि इन्होंने स्वागत किया और साथ में इसमें पार्टनरशिप हुई है किस किस में? एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है भारत की उसके अंदर, और हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण में एक प्रमुख रूप से क्या है भागीदार का काम करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों क्या है। दो सबसे पहले अपना टॉपिक्स दे रखा है कि सिंगापुर है प्रमुख व्यक्तित्व स्थान पे आता है। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कब आए ये यात्रा पर? तो आप देखोगे कि लॉरेंस वोंग जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री है, ठीक है, 4 सितंबर को ये अपडेट दी गई थी, जिसके अंदर आप देखोगे कि श्री लॉरेंस वोंग की भारत गणराज्य की अधिकारी यात्रा थी और एक प्रकार से रोड मैप तैयार करने का कार्य करेगा। पहला पॉइंट दोस्तों, भारत और गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर आए सिंगापुर, सॉरी भारत और सिंगापुर गणराज्य के जो प्रधानमंत्री महामहिम श्री लॉरेंस वोंग जो कि 2 से 4 सितंबर 2025 तक भारत की यात्रा पर ये आए थे। अब दोस्तों इसके अंदर एजेंडा क्या क्या था अपन को पढ़ना क्या है? अपना है कोर्स के अंदर कौशल विकास कार्यक्रम। उसके अंदर क्या दे रखा है देखो, उसके अंदर क्लियर दे रखा है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं अपने सिलेबस में जो दे रखा है दोस्तों, ये दे रहा कौशल विकास और क्षमता निर्माण में साझेदारी, इनके बीच में साझेदारी हुई है। ठीक है। और वो क्या है आप देखोगे कि
उन्नत विनिर्माण पर चेन्नई तमिलनाडु में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का संयुक्त रूप से विकास करना। दोस्तों ये आप देखोगे कि ये काम किया जाएगा। तो आप दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का संयुक्त रूप से उन्नत विनिर्माण पर जो विकास करना है, दोस्तों उदाहरण कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर आपके ये है। और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप देखोगे खूब बार ऐसे कौशल विकास के क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। और कहते हैं कि जो उद्योग जगत से जुड़ाव पढ़ाने और पाठ्यक्रम के मानकों पर सहयोग करने, प्रशिक्षकों की प्रशिक्षित करने, कौशल प्रमाणन ढांचा विकसित करने, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और आवधिक समीक्षा एवं मूल्यांकन पर दोस्तों केंद्रित करेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कौशल केंद्र विकसित करने में निजी क्षेत्र के साथ भी सहयोग करने की भावना इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे तो और क्या क्या करेगा, तो देखेंगे कि हाँ तो आप क्या दोस्तों थोड़ी बहुत अब हैबिट डालना स्टार्ट कर दो करंट पढ़ने की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आप देखो कि पीआईबी से पूछते हैं। मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास में क्षमता विकास में सहयोग बढ़ावा देने, उच्च शिक्षा दोस्तों ये तमाम कौशल प्रदान करने के संबंध में सूचना। दोस्तों मेन चीज तो वही थी, कौन सी, तमिलनाडु के अंदर राष्ट्रीय उत्कृष्ट का जो केंद्र है उसकी स्थापना यहाँ पे की जाएगी। दोस्तों ये था मेन, ठीक है आगे चलते हैं। हाँ ये अपना हो गया है। हाँ दोस्तों ये है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, 4 तारीख की न्यूज है ये, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ था, राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण पर, ठीक है, आयुष मिशन और क्षमता निर्माण पर 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन हुए थे। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में ये आपके संपन्न हुए थे। जिसके अंदर दोस्तों आयुष जो होता है मंत्रालय होता है, ठीक है, वो है आयुष क्षेत्र के लिए एकीकरण, नवाचार, संस्थागत सुदृढ़ीकरण जो कि विचार विमर्श करना है, ठीक है। और दोस्तों कहाँ हुआ था ये, आपके नई दिल्ली के अंदर ये सारा प्रोग्राम आपके हुआ था। क्लियर लिखा हुआ है, आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण विषय पर 2 दिवसीय, तो विषय क्लियर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण विषय, ये क्लियर आपको लाइन अंडरलाइन कर लेनी है, ये पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। पर 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सरिता विहार जो कि नई दिल्ली के अंदर है, वहां पर दोस्तों नई दिल्ली में संपन्न आपके ये हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आयुष क्षेत्र के अंदर नवाचार व विमर्श के लिए दोस्तों दो दिन का सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आप देखोगे कि ये है, ठीक है, ये आपको दे रखी है, रसायन व उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के सचिव ने इंडिया मेडिटेक एक्सपो, दोस्तों धारणा, इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया था, किसने, रसायन व उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अंदर। मेन चीज क्या है दोस्तों इसके अंदर, भारत की वैश्विक मांग 2047 तक 2% से बढ़कर 17% होने की इसके अंदर बिल्कुल संभावना आपके है। किसके अंदर, आप देखो औषध जो विभाग होता है औषधीय के लिए ये आपकी 17% तक संभावना है, और मेडटेक उद्योग को इससे लाभ हो सकता है, और क्लियर बोला औषध विभाग के सचिव ने। तो और क्या बात है इसके अंदर, आप देखेंगे कि उद्योग को किफायती लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले नैदानिक उपकरण मिलेंगे, आवश्यकता है। और एक प्रकार से दोस्तों अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के महानिदेशक थे इसके अंदर, और एक प्रकार से बड़ी कंपनी के साथ में खरीद और जो सुलभ बनाने का काम यहाँ पे किया है। दोस्तों मेन चीज आप होगा इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का उद्घाटन यहाँ पे हाल ही के अंदर किया है। फिर दोस्तों क्या है, मेन चीज क्या है, देखो कहाँ पे किया जाएगा, क्लियर लिखा हुआ है 3 दिन का, कितने दिन का प्रोग्राम है, तो आप देख रहे होंगे कितने दिन का प्रोग्राम है, क्लियर लिखा है दोस्तों कि ग्लोबल मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रिंसिजन इंजीनियरिंग और अफोर्डेबल विषय पर। दोस्तों क्लियर ये लाइन आपको रखना है, विषय, थीम पूछता है कौन सा विषय, ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, थीम यानी विषय पर, कौन से विषय पर आप देखो इंडिया मेडटेक एक्सपो का आपके पूछ सकता है, तो ग्लोबल मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रिसीजन इंजीनियरिंग येट अफोर्डेबल विषय पर। दोस्तों जो पीआईबी जो मैं करवा रहा हूँ, मैं एक प्रकार से जो नवंबर में एग्जाम है जिसके, ठीक है ना, आरपीएससी एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, जो करंट पूछ रही है दोस्तों, वो उसके हिसाब से मैं करंट यहाँ पे करवाते चल रहा हूँ। सितंबर करवाएंगे 13 तक, उसके बाद में धीरे धीरे हर आप देखोगे 15 दिन के अंदर, ठीक है, 10 दिन के अंदर मैं आपको पीआईबी की जो है आपके लाता रहूंगा, ताकि आपको चीज़ें याद भी यहाँ पे हो सके। दोस्तों मेन पर्पज हमारा यही है कि पीआईबी की चीजें सारी याद कराने का मेन पर्पज हमारा यही है, ठीक है। दोस्तों इसकी क्या है, आपको क्लियर लिखा हुआ है कि एक सत्र को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल साहब ने कहा था कि आज भारत की मांग
विश्व की कुल मांग का लगभग दोस्तों 2% कितना परसेंट है, 2% है, कितना परसेंट है, 2% है। और इसके अंदर आप देखोगे कि 2047 तक यह विश्व की कुल मांग का कितना 17% यहाँ पे आपके हो जाती है। अब दोस्तों आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको विषय याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है कि कितना परसेंट हो जाएगा 2047 तक, 17% होने का दावा यहाँ पे करता है कौन, मेडटेक। ठीक है, जो एक्सपो होगा 3 दिन का दिवसीय है, 3 दिवस लिख के लिखा है, 3 दिवसीय इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का आयोजन 4 से 6 सितंबर 2025 तक भारत जो मंडप है प्रगति मैदान का दोस्तों, वो नई दिल्ली के अंदर आपके यहाँ पे प्रोग्राम सारा होगा दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसके अंदर सारी बातें आपको दे रखी होगी। वाणिज्य, तो कौन कौन सा इसमें अंदर भाग ले रहा है, ठीक है, तमाम चीजें इसके अंदर लोग भाग ले रहे हैं, कौन कौन सहयोग कर रहा है। सबसे पहले वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और दोस्तों तमाम जितने भी है मानक नियंत्रण संगठन के साथ में दोस्तों ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे आपके 3 दिन का ये प्रोग्राम हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। ठीक है, आपको विषय याद रखना है उसकी, और कहते हैं कि 2% से लगाकर आगे 2047 तक 17% तक ये आपका ये लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है दोस्तों, ये आपको चीज़ें याद अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों है, ये भी अपनी 4 तारीख की न्यूज़ है। ठीक है, और श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए क्या जारी किए, भारत रैंकिंग 2025 यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है जारी कौन करता है सारा, तो किसके हाथ में सारा, तो आपको क्लियर दो कौन जारी करता है, तो आप देखोगे कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो आप देखोगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत रैंकिंग 2025 जारी की। 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था दोस्तों ये, और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IRF दोस्तों ये रैंकिंग निकालती है, ठीक है, को लागू करती है, और इस पर अवसर पर शिक्षा और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ये सारे इसके अंदर उपस्थित थे। अब दोस्तों अब देखेंगे कौन कौन सी संस्था जिसके अंदर आप देखोगे कि जिसमें यहाँ पे रैंकिंग जारी इन्होंने की थी। दोस्तों ये धर्मेंद्र प्रधान जी इंडियन रैंकिंग 2025, ठीक है, और इसके अंदर आप नजर आ रहा है कौन कौन से विश्वविद्यालय सारी इन्होंने रैंकिंग्स 2025 की जारी यहाँ पे की, आपको नजर आ रहा होगा, डॉक्टर धर्मेंद्र जो शिक्षा मंत्री है भारत सरकार में। अब दोस्तों बात करेंगे भारत रैंकिंग 2025 की। ठीक है, भारत रैंकिंग 2025 विभिन्न श्रेणियों विषयों में शीर्ष 3 से 10 स्थान इसके अंदर आपके शामिल आपके हो जाएंगे। देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो अगर कुल मिला के बात करें, कुल मिलाकर अगर जो फर्स्ट पर रही है जो यूनिवर्सिटी रही है, ठीक है, इसके अंदर आप बात करेंगे तो कौन सी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपके मद्रास, कौन सी रही है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मद्रास। ये ओवरऑल अगर बात करें कुल मिलाकर, क्या लिखा, कुल मिलाकर के अंदर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अंदर पहली पर, सेकंड पर भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर सेकंड पर आपके ये रही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, ये दो तो आपको याद रखना है, पहले पे मद्रास कुल मिलाकर के अंदर, पहले पे मद्रास है, सेकंड पे बेंगलोर साउथ की सारी, और तीसरे पे आपके बॉम्बे, तीसरे पे कौन से, बॉम्बे, और फोर्थ पे आपके जो कि IIT दिल्ली है। पहले पे IIT मद्रास, सेकंड पे विज्ञान संस्थान बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ये 3 संस्थान ओवरऑल, सबसे पहले पे मद्रास, सेकंड पे बेंगलुरु, तीसरे पे बॉम्बे, 3 आपको अच्छे से याद रख लेनी। अब दोस्तों बात करेंगे विश्वविद्यालय, किसकी बात करेंगे, विश्वविद्यालय की बात करेंगे कि विश्वविद्यालय के अंदर कौन सा आपके फर्स्ट पर रहा है। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट पे जो रहा है वो है आपके फर्स्ट रैंक पर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। कौन सा रहा है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, जो कि फर्स्ट रैंक पर रहा है आपके बेंगलोर, और JNU रहता है ये सेकंड नंबर पर है, और तीसरे पे आपके मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी जो कि मणिपाल के अंदर है वो 3 नंबर पे आपके रही है, और जामिया मिलिया आपके 4 नंबर आपके रही है, 5वें पे यूनिवर्सिटी 5वें दिल्ली, और 6ठे पे आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के रूप में, पहली पर विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सेकंड पे JNU, तीसरे पे मणिपाल, चौथे पे जामिया, ये नई दिल्ली के अंदर है, ये भी नई दिल्ली के अंदर है, जवाहर ये भी नई दिल्ली के अंदर है, और दोस्तों बनारस जो कि आप देखोगे 6ठे स्थान पर आपके ये रही है। तो शुरू में 3 की याद रखनी है, बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली, थर्ड पर आपके मणिपाल। आगे चलते हैं, कॉलेज की बात करेंगे दोस्तों, हमेशा मिरांडा कॉलेज जो कि आता था हमेशा, ठीक है, और इस बार मुझे लग रहा है कि पहले पे हिंदू कॉलेज आया। कौन सा कॉलेज आया, कॉलेज की अगर बात करेंगे तो कॉलेज के अंदर पहले पर आया कौन आया, हिंदू कॉलेज दोस्तों, आप देखोगे पहले रैंक पर आपके हिंदू कॉलेज आया, सेकंड के अंदर मिरांडा हाउस जो कि नई दिल्ली जो कि दिल्ली के अंदर है, और तीसरे पे दोस्तों हंसराज कॉलेज ये तीसरे नंबर पर आपके, और किरोड़ीमल चौथे पे, और सेंट स्टीफन्स कॉलेज जो कि दोस्तों आप देखोगे कि 5वें स्थान पर ये आपके रहा था। ठीक है, तो पहले पे हिंदू, सेकंड मिरांडा, हंस, और आपके किरोड़ीमल, ये कॉलेज के हिसाब से आप देखोगे ये सारे रहते हैं। अब आगे अब दोस्तों अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो अनुसंधान के अंदर देखेंगे सबसे पहले पे वही
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले पे रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि मद्रास सेकंड पे रहा है, और दिल्ली जो कि आपके तीसरे पे आपके रहा है। ओवरऑल की बात करेंगे, विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले पे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास सेकंड पर, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जो कि तीसरे पर रहा है, जो कि अनुसंधान संस्थान के रूप में। दोस्तों ये आपके श्रेणी थी। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब दोस्तों है नेक्स्ट है एसडीजी संस्थान। कौन सा संस्थान है? एसडीजी। पहले पे कौन रहा है? मद्रास। कौन सा रहा है पहले पे? मद्रास। सेकंड पर नई दिल्ली, ये कृषि अनुसंधान तीसरे पे, जामिया मिलिया तीसरे नंबर पर आपके रहा है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे इंजीनियरिंग के अंदर, तो इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले आएगा, जिसके अंदर आप देखोगे कि इंजीनियरिंग के अंदर है पहले पे दोस्तों मद्रास है, सेकंड पर आपके दिल्ली। दोस्तों ये है शुरू पे पहले मद्रास, सेकंड पर आपके दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय, जिस पर आप देखेंगे सार्वजनिक होते हैं ना, तो विश्वविद्यालय होते हैं दोस्तों, उस पर है पहले पे जादवपुर। कौन सा है पहले पे? जादवपुर। पहले पे कौन सा है? जादवपुर। सेकंड पर अन्ना, ये है सेकंड पर, तीसरे पंजाब। दोस्तों ये तीन यूनिवर्सिटी है, पहले पे जादवपुर, सेकंड पे अन्ना विश्वविद्यालय, तीसरे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर आपके ये है। दोस्तों मेन तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कौशल विश्वविद्यालय के अंदर, हाँ पूछ सकते हैं कौशल विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों दाना, क्योंकि क्वेश्चन कौशल विश्वविद्यालय से पूछ सकते हैं, अपने टॉपिक्स भी है बकायदा, कि कौशल विश्वविद्यालय में कौन पहले पे रही थी। दोस्तों पहले पे रही थी वो है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे के अंदर। कौन सी है? सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहले पे रही थी। सेकंड पर भी आप देखोगे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस इंदौर, पहले पे पुणे पे, सेकंड पे इंदौर। पहले पे कौन है? पुणे, और सेकंड पर इंदौर। सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंदौर जो कि आपके सेकंड पर आपके ये रही। तीसरे पे दोस्तों श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल, जो कि हरियाणा के अंदर है। तीसरा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर? पलवल के अंदर, तीसरे पे आपकी ये रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नवाचार संस्थान, तो ये थोड़ा सा इतना नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुसंधान के अंदर बेंगलुरु है ही। हाँ दोस्तों ये कंप्लीट आपके यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक बार वापस से आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने हरियाणा के सोहना में, कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा के सोहना, हरियाणा में एक जगह पड़ती है सोहना, वहां पर दोस्तों पहली बार सोना के अंदर किसने, आप देखो अश्वनी वैष्णव जी है, जो कि हमारे राजस्थान से आते हैं, जोधपुर के हैं, ठीक है ना। और उन्होंने अत्याधुनिक उन्नत लिथियम, अत्याधुनिक उन्नत लिथियम आयरन बैटरी संयंत्र का दोस्तों उन्होंने क्या किया है? उद्घाटन आपके यहाँ पे किया है। और इन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस संयंत्र में प्रतिवर्ष 20 करोड़ बैटरी जो पैक है का निर्माण होगा। इससे भारत की 40%, कितनी? 40% आवश्यकता पूरी होगी, और 5000 से ज्यादा नौकरियां आत्मनिर्भर और भारत के विजन के साथ में दोस्तों ये बल आपके मिलेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोना के अंदर उन्नत लिथियम आयरन बैटरी का उद्घाटन इन्होंने किया था। दोस्तों ये रहे हमारे मंत्री जी अश्वनी वैष्णव जी, दिख रहे होंगे आपको। और दोस्तों इन्होंने क्लियर कहा है, ठीक है, कहां पर? सोहना के अंदर। और देश की इलेक्ट्रॉनिक्स यात्रा में इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया, और कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों ये कहा है, भारत में ऐसी उन्नत तकनीक भी आगमन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो कि आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगा। दोस्तों ये है सारा, ठीक है। और कहते हैं कि इन्होंने आगे बताया था वो सारा। चलते आगे। हाँ, अब दोस्तों नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला, ठीक है। ये 4 सितंबर की न्यूज है, ठीक है। और सरस आजीविका मेला, हाँ दिख रहा होगा आपको सारा। 5 से 22 सितंबर 2025 तक दिल्ली में दोस्तों आयोजित किया जाएगा। कौन सा? सरस आजीविका मेला, जो कि 5 सितंबर से और 22 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित आपके किया जाएगा। दोस्तों आपको दिख रहा होगा अधिकतर जितने भी सबमिट हो रही है कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली के अंदर सारी सबमिट आपके हो रही है। और कहते हैं कि इसमें 200 स्टॉल लगाए जाएंगे, ठीक है। 400 महिला भाग लेगी इसके अंदर, ये लिखा हुआ। 5 से 22 सितंबर तक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला का आप देखोगे आयोजन किया जाएगा, और इतने सारे जो स्टॉल लगेगी, 400 से अधिक महिला इसके अंदर भाग लेगी। दोस्तों ये रहा ठीक है। और ये सारे आपके बता रखा है, दिल्ली के अंदर होगा, 200 स्टॉल लगेगी, और ये सारी बातें, 400 से अधिक
इसके अंदर ग्रामीण महिला इसके अंदर भाग लेगी और ये एक प्रकार से स्टॉल, सामान की बिक्री आदि के साथ में सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। सरस आजीविका मेला जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ये सारा प्रोग्राम किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है। अब देखो ये वाला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ, प्रधानमंत्री जी 2 सितंबर को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री 3 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया में सीओ गोलमेज सम्मेलन में भी इसके अंदर क्या लेंगे, भाग लेंगे। और दोस्तों क्या है, एक प्रकार से सेमीकंडक्टर जो है इकोसिस्टम, उसको एक प्रकार से ये सेमिकॉन करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्ट इकोसिस्टम को क्या करेगा, एक प्रकार से उत्प्रेरित करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। और कहते हैं कि सम्मेलन में सेमीकंडक्टर, फैब्रिक, ठीक है, उन्नत पैकेजिंग, एआई, अनुसंधान व विकास, तमाम चीजें इसके अंदर दोस्तों केंद्रित होगा। और कहते हैं 48 से अधिक देशों के 2500 से अधिक दोस्तों इसके अंदर प्रतिनिधि भाग इसके अंदर आपके लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आप देखोगे कि इसका उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा, आप देखोगे कि नई दिल्ली के अंदर सेमिकॉन का इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है, सारा लिखा हुआ है, अब इसके अंदर है मेन चीज। हाँ, तो क्लियर है, कितनी तारीख को करेंगे, 2 सितंबर को। कितनी तारीख को, 2 सितंबर को सुबह सुबह, ठीक है। और इसका उद्देश्य एक ही है कि सेमीकंडक्टर के अंदर इकोसिस्टम को वो करना है। और इसमें इस सम्मेलन में भाग भी लेंगे और किसके अंदर, मोदी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। और 3 दिवसीय, कितने दिन है, 2 से 4 सितंबर के बीच में दोस्तों ये है प्रोग्राम सारा किया जाएगा। और इसके अंदर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी, स्मार्ट विनिर्माण, अनुनिर्माण, ये सारी दोस्तों इसके अंदर बातें इसके अंदर शामिल आपके है। नेक्स्ट दोस्तों है मेन चीज क्या है इसके अंदर, हाँ, तीसरा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है ये, आप देखोगे कि थोड़ी सी दोस्तों इसकी जानकारी बता दूं मैं, ठीक है। दुनिया भर के आयोजित सेमिकॉन सम्मेलन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तकनीकी पैदा करना है, ठीक है दोस्तों, मेन चीज है। और भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, प्रौद्योगिकी विकास के केंद्र के रूप में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, कहाँ कब कब हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सम्मेलन था, कब कब हुआ। इसकी अगर बात करेंगे तो 2022 में बेंगलुरु में हुआ था, 23 के अंदर गांधीनगर में हुआ, 24 के अंदर दोस्तों ग्रेटर, ये क्वेश्चन आया था सेमिकॉन, ये एक बार दोस्तों गांधीनगर के अंदर हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है कि सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ था 2023 में, तो गांधीनगर में, 24 में ग्रेटर नोएडा और 25 के अंदर दोस्तों यशोभूमि नई कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हो रहा है। 22 में बेंगलोर, 23 में गांधीनगर, 24 में ग्रेटर नोएडा। तो मेन चीज आपको मैंने अच्छे से बता दी है। आगे चलेंगे, हाँ, फिर दोस्तों 1 सितंबर को PIB है, हाँ, प्रधानमंत्री जी गए थे, ठीक है, 25वें जो SCO शिखर सम्मेलन के अंदर मोदी जी ने भाग लिया था, ठीक है, इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित संघाई सहयोग संगठन जो कि SCO है, कौन सा है, SCO है, उसके अंदर दोस्तों इन्होंने 25वीं बैठक में अंदर इन्होंने भाग लिया था। इसके अंदर दोस्तों इन्होंने सिद्धांत रखे कुछ, इस शिखर सम्मेलन में SCO विकास रणनीति, वैश्विक शासन में सुधार करना, ठीक है, आतंकवाद विरोध, शांति, और आप देखोगे सुरक्षा, अधिक वित्तीय सहयोग, स्वामी, जितनी भी आप विकास की योजना उस पर चर्चा हुई इन्होंने। और दोस्तों इसके अंदर आप देखो 3 संबंधों पर मेन चर्चा डाला, 3 संबंधों के इस पर मेन चर्चा डाला, कौन कौन से हैं। सबसे अगर बात करें दोस्तों, पहली सबसे इंपॉर्टेंट थी सुरक्षा, कौन सी थी, सुरक्षा, उस पर इन्होंने क्लियर बोला है कि सुरक्षा सर्वप्रथम है हमारे लिए। सुरक्षा, संपर्क और अवसर, है 3 दोस्तों, 3 स्तंभ बताए उन्होंने, कहा क्लियर कि इस संबंध में कहा कि भारत 3 संबंधों, कौन कौन से, सुरक्षा, संपर्क और अवसर के रूप में तहत व्यापक कार्य करना इनका मेन काम है। 3 दोस्तों पॉइंट्स है, शांति, सुरक्षा और स्थिरता, ये 3 दोस्तों इसके अंदर 3 स्तंभ इन्होंने बताए थे। चले आगे, 25वीं बैठक थी तियानजिन के अंदर SCO की, इसमें मोदी जी गए थे, ठीक है। और इसके अंदर बात करेंगे तो ये सारा आपको दे रखा है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे स्क्रीन पर बताई दी। आगे चलते हैं, हाँ, इंडिया पेमेंट्स बैंक, इसकी अभी 8वां स्थापना दिवस मनाया है, कौन सा, 8वां, इंडिया पेमेंट्स बैंक का। इंडिया जो पोस्ट पेमेंट्स बैंक है उसका 8वां स्थापना दिवस अभी हाल ही के अंदर बनाया है, कितनी तारीख को, 1 सितंबर की न्यूज है, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना। 8 कौन से नंबर का है, 8वां स्थापना दिवस आपके ये है, जिसे आप देखो IPBP के दिवस के रूप में जिसको जाना जाता है।
स्थापना के बाद से दोस्तों क्या इसका हो रहा है वो भी देख लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कि IPPB 1.464 लाख से अधिक डाकघरों और 1.90 लाख से अधिक डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवाओं की अद्वितीय पहुंच का लाभ उठाते हुए दोस्तों लगभग 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सफलतापूर्वक इसने जोड़ने का काम इसने किया है। पेमेंट्स जो है वो इस बैंकिंग के द्वारा ही सारा काम हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में। हाँ, अब दोस्तों है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। केंद्रीय मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है। और सुधार के लिए दोस्तों उदाहरण एक थीम है, थीम थीम क्या थी? सुधार की दोस्तों, ये आपको याद रखना है, सुधार के लिए नवाचार। किसके लिए नवाचार? सुधार के लिए नवाचार, सुधार के लिए नवाचार। इस थीम पर साथ AI संचालित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का दोस्तों ऐप लॉन्च किया है इन्होंने। किसका ऐप लॉन्च किया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का ऐप लॉन्च किया है, जिसकी थीम क्या है? सुधार के लिए नवाचार। इंडिया मोबाइल कांग्रेस सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि संभावना का एक मंच है, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने क्लियर बताया है कि इस ऐप के जरिए हम उन संभावनाओं को बेहतर आयोजन और सहयोग आधारित परिणाम में बदल सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार से। और इसके अंदर दोस्तों अगर बात करेंगे और भी इसकी चीज़ें हैं, ये आप देखोगे कि ये अपने उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय भी है इनके पास में। और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और सुधार के लिए क्लियर लिखा हुआ थीम, सुधार के लिए नवाचार। किसके लिए नवाचार? सुधार के लिए नवाचार। इस थीम पर ये काम किया जाएगा। और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इन्होंने, ठीक है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस के लिए AI संचालित इंटरएक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की इन्होंने, ठीक है। तो ये थे सारी बातें। IMC किसके नाम से? IMC 2025 मीट एंड द राइट पीपल, ये ऐप है जिसके अंदर इसकी थीम क्या है? सुधार के लिए नवाचार। इसकी थीम पर इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, और दो सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने एक चीज और बताई है कि देखो ये मीटिंग थी, इसके अंदर क्लियर रखा है कि नवा IMC, नवा IMC कब से? 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के अंदर द्वारका जो यशोभूमि सेंटर उसके अंदर आयोजित यहाँ पे किया जाएगा। इंडियन IMC यानी एक प्रकार से IMC क्या है दोस्तों? इंडियन मोबाइल कांग्रेस। क्या है? इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इसका नवा जो है जो कि बनाया जाएगा कहाँ पर? यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर सेंटर के अंदर सारा, जो कि मोबाइल कांग्रेस एक प्रकार से ऐप के माध्यम से सारी चीजें जो है सारा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, ठीक है। श्रीमती TCA कल्याणी, क्या नाम है आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर? श्रीमती TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पद यहाँ पे ग्रहण कर लिया। किसने? श्रीमती TCA कल्याणी। किसने? श्रीमती TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक पद का जो ग्रहण कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय सिविल सेवा लेखा की 1990 बैच के अधिकारी है TCA कल्याणी ने दोस्तों आज वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में एक नए महालेखा नियंत्रक का पद संभाल लिया। दोस्तों ध्यान रखना, ये 29वीं अधिकारी आपके ये है। दोस्तों फोटो दिखा देते हैं, तो ये आपकी महिला है, ठीक है। कौन सी है? TCA कल्याणी। क्या नाम है? TCA कल्याणी, जो कि आप देखोगे महालेखा नियंत्रक पद का इन्होंने पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। हाँ दोस्तों लाइन है, दोस्तों आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, जो PIB की न्यूज़ है ना वो आपके लिए बेहतर रहेगी, और अभी से आप आदत डालना, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप देखोगे कि पिछली बार आपने देखा होगा कि करंट का जो सेशन जो रही थी, जिसमें से PIB से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गए थे। और PIB से दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, एक एक लाइन में से PIB से क्वेश्चन आपके आए थे। लगभग 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो PIB से आपके आए गए थे। और PIB को दोस्तों पढ़ने की आप हैबिट भी डाल दो, ताकि चीज़ें आपको याद भी होते रहे, पता चले इसमें इंपॉर्टेंट आपके क्या है, ठीक है। और स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, लगभग मैं मानता हूं करंट इस बार RPSC अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है करंट के, तो एक प्रकार से मैं मानूंगा तो आप इसको आदत डालो पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि आपको चीजें याद भी होए और आपको चीजें समझ में भी आए। चलते हैं आगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा
वाणी का बीटा किसका संस्करण, वाणी का बीटा संस्करण शुरू किया गया है। और जनजातीय भाषाओं के लिए दोस्तों धारणा भाषाओं के लिए वृहद भाषा मॉडल की ओर अग्रसर है। और भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक दोस्तों ये कौन सा है, आप देखोगे वाणी बीटा, कौन सा संस्करण है, बीटा संस्करण है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, जनजातीय भाषाओं में शिक्षा, शासन और उद्यमिता तक पहुंचने बढ़ाने के लिए किसके लिए, आदि वाणी, कौन सा, आदि वाणी, जो कि शब्दों का अनुवाद और दुनिया को बदलना, तो ये आपका रहेगा आदि ऐप, आदिवाणी ऐप। ठीक है, क्या है, आदिवाणी का बीटा संस्करण शुरू किया गया, किसके द्वारा, आदिवाणी बीटा ऐप का संस्करण शुरू किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। भाषाओं के रूप में दोस्तों, एक सीधी सी बात है, भाषाओं के रूप में कार्य करेगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समावेशी जनजातीय सशक्तिकरण और भाषाई संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए आज जनजातीय भाषा के लिए भारत के पहले एआई संचालित मंच आदिवाणी के बीटा संस्करण का शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन दोस्तों, ये दो, ये रहा आदिवाणी के बारे में। दोस्तों क्या काम करेगा आदिवाणी, तो आप देखोगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आदिवाणी, क्लियर लिखा हुआ है, एआई ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज, एक प्रकार ट्राइबल लैंग्वेज के लिए जो कि ट्रांसलेटर का काम करेगा आदिवाणी। आदिवाणी के बारे में, आदिवाणी केवल कृत्रिम बुद्धि आधारित एआई आधारित अनुवाद उपकरण ही नहीं बल्कि समुदायों को जोड़ने और सांस्कृतिक पहचान संरक्षित करने का भी दोस्तों एक प्रकार से मंच है। यह पहल लुप्त प्राय भाषाओं के, जो लुप्त भाषा हो चुकी है, उनके डिजिटलकरण में सहायता करेगा। एक प्रकार से दोस्तों मूल भाषाओं में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और एक प्रकार से शासन तक कैसे पहुंचा जा सके, ये मैन इसका इसका विजन है। और आदिवाणी को दोस्तों किसने, आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व वाले एक राष्ट्रीय संघ द्वारा बिट्स प्लानी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नवा, रायपुर, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, और एक प्रकार से आप देखोगे कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान के सहयोग से विकसित इसको किया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि किसके सहयोग से इसको बनाया है, तो आप क्लियर बता सकते हो, तो किसके सहयोग से, तो आदिवाणी को आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व वाले एक राष्ट्रीय संघ द्वारा बिट्स प्लानी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नवा, रायपुर, झारखंड, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से, तो मेन तो दोस्तों यही है, बिट्स प्लानी, किसके, बिट्स प्लानी आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व वाले, ये आपको चीज़ याद रख लेना है। और आज ही से इसको ऐप बीटा जो संस्करण है आदि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, किसको, आदिवाणी को। नेक्स्ट दोस्तों है, हाँ नेक्स्ट दोस्तों खबर है, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री है 10 सितंबर को, कहां पर, गाजियाबाद के अंदर, कहां पर, गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षणशाला में अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का क्या करेंगे, एक प्रकार से उद्घाटन आपके करेंगे। तो आपको ये देख लेना है कहां पर, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षणशाला में। आगे चलते हैं, हाँ दोस्तों, आईएनएस आपको नजर आ रहा होगा, आईएनएस कदमत की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा थी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सेना नौसेना बैंड के पोर्ट मोरेस्बी में भव्य सैन्य संगीत में प्रस्तुति हुई थी। इसके अंदर आप देखोगे कि हमारे आईएनएस कदमत की यात्रा थी, कहाँ पे, कौन सा गया था, आईएनएस कदमत। और कहते हैं कि एक प्रकार से एकता, अनुशासन और साझा विरासत का प्रतीक था। मार्शल संगीत और भारतीय धुनों का यहाँ पे मिश्रण किया गया था, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, ठीक है। तो आईएनएस कदमत आपको अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ गया था, पाप ग्यूनी यात्रा पर गया था। नेक्स्ट दोस्तों डीआईडी, हाँ डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक, डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए एएमएसआईएम की क्षमता निर्माण हेतु सम्मेलन का आयोजन आपके किया है। तो पूरा ये ले रखा है, डीआरडीओ ने रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र लखनऊ ने 6 सितंबर 2025 को अमोसी परिसर में एक सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन यहाँ पे किया था। और दोस्तों क्या है यहाँ पे, इसके अलावा इस सम्मेलन विभिन्न एमएसएम स्टार्टअप, लघु उद्योग, भारतीय के 100 से अधिक प्रतिभाशाली ने डीआरडीओ द्वारा कौशल विकास, अनुसंधान में विकास हेतु वित्त पोषण, तकनीकी परामर्श और प्रौद्योगिकी विकास करना, दोस्तों ये इसका आपके है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ
ये दोस्तों ये लखनऊ के अंदर हुआ था, ठीक है। और डीआरडीओ देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए क्या करेगा, हर संभव यहाँ पे प्रयास यहाँ पे करेगा। दोस्तों ये मीटिंग थी कहाँ पर, आप देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर डीआरडीओ की। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये क्या है, बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, ने चीन में आयोजित दोस्तों एक ओलंपियाड हुई थी, कहाँ हुई थी, चीन के अंदर। इस चीन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड हुई थी, कहाँ पर, आप देखोगे कहाँ पर हुई थी, चीन के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, चीन के अंदर हुई थी। भारतीय टीम ने विजेता छात्रों को क्या किया, सम्मानित किया है। अब दोस्तों प्रतिष्ठित वैश्विक ओलंपियाड में टीम इंडिया गई थी, ठीक है, ओलंपियाड में। और एक तो कितने स्वर्ण, एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ में दोस्तों कितने पदक जीते, टोटल 7 पदक यहाँ पे जीते। कितने पदक, 7 पदक। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान आप देखोगे कि ओलंपियाड के अंदर टोटल 7 पदक जीते हैं। एक तो स्वर्ण, 2 रजत, सॉरी 4 रजत, ठीक है, एक तो स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य, 2 कांस्य। टोटल कितने हो गए, 7 पदक इसके अंदर आपको जीते हैं। जिसके अंदर आप देखोगे कि स्टार्टअप क्रांति से प्रेरित टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों के युवाओं में आकांक्षाओं की सराहना की है इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर और क्या कहा है, तो एनईपी 2020 पारंपरिक विषय बाधाओं से युवा मस्तिष्कों को मुक्त करके एक प्रकार उसका क्षमता करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे इसके अंदर, तो हाँ ये हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 से 16 अगस्त 2025 तक चीन के जिनिंग में, कहाँ पर, चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम के विजेता छात्रों को सम्मानित किया है। 1, 4 और आप देखोगे टोटल 7, कितने, 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। जिसके अंदर साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान युवा आंदोलन रिपोर्टर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार भी प्राप्त यहाँ पे इन्होंने किया। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान युवा आंदोलन, ठीक है, मैं रिपोर्टर, किसमें, रिपोर्टर श्रेणी में के अंदर इसमें कौन सा स्थान, तीसरा पुरस्कार भी यहाँ पे प्राप्त यहाँ पे किया है। अब दोस्तों कौन कौन विजेता है आप पढ़ते हैं, और जयपुर से कौन है वो भी देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं विजेता छात्रों के अंदर, दोस्तों नोट बना लेना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, साथ के साथ इसको नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपके अभी से ही हैबिट आपके अंदर हो जानी चाहिए। देखो रेयांश गुप्ता है जो कि पंजाब से है, ठीक है, स्वर्ण जीता। एकमात्र कौन है, स्वर्ण, रेयांश गुप्ता, ठीक है, एकमात्र कौन है, रेयांश गुप्ता जो कि स्वर्ण है। अगर राजस्थान की बात, रजत पदक राजस्थान ने जीता है, जिसके अंदर आप देखेंगे राजस्थान से कौन है दोस्तों, अपम निधि, कौन है, अपम निधि पांडे, कौन है, अपम निधि पांडे, जो कि राजस्थान से पीएमकेवी जो स्कूल है जयपुर से रहने, जिसने 1 रजत यहाँ पे जीता है। तो एक दायरा स्वर्ण पदक रेयांश गुप्ता है। जबकि अगर बात करेंगे अपम निधि पांडे जो कि राजस्थान से है, जयपुर की रहने वाली है, जिसके अंदर इन्होंने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक यहाँ पे जीते हैं, ये आपको याद रखना। साथ ही रिपोर्टर श्रेणी के अंदर भी तीसरा पुरस्कार भी यहाँ पे प्राप्त आपके किया है। दोस्तों ये था, आपको अच्छे से याद कर लेना है। तीसरा प्रियांशी घनदास है, ठीक है, दिल्ली से है। और एक दोस्त चारुवत्र ये है, तो ये दोस्तों ये है, ठीक है, आप अच्छे से देख लेना। फिर कहते हैं हर साल भारत के 300 केंद्रों पर भारतीय राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करके IEESO के लिए छात्रों का समर्थन यहाँ पे करता है। दोस्तों ये था, आपको याद अच्छे से करना है। 1 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य के साथ में ये सारा आपको जो है पदक राजस्थान से आपको, और अपम निधि पांडे आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों है 7 सितंबर की सुजस बुलेटिन, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा सुजस बुलेटिन, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा सुजस बुलेटिन, ठीक है। कब की है, 7 तारीख, कब की है, 7 सितंबर की आपके है ये, कब की है, 7 सितंबर की है आपके। तो ये क्या है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। दोस्तों ये आपको दे रखा है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना, ठीक है।
राज्य सरकार युवा वर्ग के कल्याण को समर्पित है, योजना लॉन्च की है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्या मेन मेन चीज है वो देखना है आपको। देखो सबसे पहले है, हाँ, इस योजना को, दोस्तों लिख रहा दिख रहा होगा, ठीक है। 1% अतिरिक्त क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। कितना प्रतिशत, 1% आप यहाँ पे अतिरिक्त क्या मिलेगा, अनुदान यहाँ पे मिलेगा। इस योजना को पूरी तरह समावेशी बनाते हुए राज्य सरकार इसमें विशेष प्रावधान किए हैं, जिसमें महिला, अनुसूचित जाति जो कि आप देखोगे एससी है, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक, बुनकर व शिल्पकारों को दोस्तों 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर, 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज पर अनुदान यहाँ पे आपको दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, 1% जो कि प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। किस किस को, आपको नजर आ रहा होगा, महिला है, अनुसूचित जाति, एससी है, एसटी वर्ग है, ठीक है, जनजाति लोग है, दिव्यांग है, श्रेणी के उद्यमी है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम है, कार्ड धारक, बुनकर है, शिल्पकारों को भी दोस्तों 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक का ऋण पर कितना परसेंट, 1% का आप देखोगे कि अतिरिक्त अनुदान यहाँ पे मिलेगा। किसके अंदर, मुख्यमंत्री अब युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत, जिसमें क्लियर दोस्तों लाइन इसके अंदर लिखी, तो ये आपको अच्छे से याद कर, 1% अतिरिक्त इसके अंदर योगदान अनुदान मिलेगा, ठीक है। ये है इसके अंदर। और देखेंगे दोस्तों, हाँ ये राउट सारा आपको दे रखा है सारा, ठीक है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। और क्या क्या बातें दे रखी है इसके अंदर, आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पर, ठीक है। सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार प्रति युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है, ये लाइन लिखी हुई है। सेकंड अगर बात करेंगे तो ये मेन चीज है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे, इससे युवा आत्मनिर्भर बनेगा, साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार भी प्रदान करेगा। युवा उद्यमियों की राह को और अधिक सुगम करते हुए इस योजना में वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त किए गए ऋण पर दोस्तों कितने कितने ऋण पर 25%, कितने 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी यहाँ पे दिया जाए। कितने मनी तक, 25% अथवा अधिकतम कितने 5 लाख रुपए तक भी इसमें मार्जिन यहाँ पे अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों ये आपको एक लाइन ये आपको याद रखनी है। एक दोस्तों आपको 1% का अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके अंदर एससी, एसटी, जितने भी आप देखो दिव्यांग है, ठीक है, शिल्पकार है, तो 1% का उनको अतिरिक्त अनुदान के रूप में, जो कि ब्याज के रूप में ब्याज अनुदान दिया जाएगा। फिर दोस्तों और क्या लाए, इस पे लाइन लिखी हुई क्लियर, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितना 8% तक का ब्याज अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। अगर 2 करोड़ रुपए लेते हैं तो उस पर कितना परसेंट अनुदान दिया जाएगा, 8% तक आपके यहाँ पे अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। तो क्लियर लिखा हुआ है कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत कौन कौन शामिल है, 18 से 45 वर्ग के युवा, 18 से 45 वर्ग के आयु वर्ग के युवा इसके अंदर शामिल है, ठीक है। ये दोस्तों इसके अंदर क्लियर लाइन लिखी हुई है। और इससे इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के कितने 8% तक का यहाँ पे अनुदान यहाँ पे दिया दोस्तों, ये आपके जाएगा। दोस्तों मेन चीज है, मुख्यमंत्री सॉरी आप देखोगे कि ये सारी बातें आपको अच्छे से याद आपको कर लेना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नाम क्या है, विश्वकर्मा, ठीक है, ये दे रखा है आपको, विश्वकर्मा युवा, ठीक है, उद्यमी प्रोत्साहन योजना। पहली लाइन आपको ये याद रखना है, 1% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, ठीक है, ये आपको पहली लाइन तो आपको ये याद रखना है। सेकंड बात दोस्तों आपको ये किस किस को, महिला, एससी, एसटी, अनुसूचित जितने भी ये आपको ये याद रखना है। सेकंड बात फॉलो चीज है दोस्तों, सेकंड है आपके कि 2 करोड़ रुपए तक के उस पर 8% का आपको अनुदान मिलेगा। एक ये आपको याद रखना है। कौन कौन शामिल है, 18 से 45 वर्ग का युवा शामिल है इसके अंदर, वित्तीय संस्थान, ठीक है, और 2 करोड़ तक की योजना पर कितना 8% तक का ब्याज अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। तीसरी चीज है कि ऋण पर 25% जो कि है वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर कितना 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक के मार्जिन पर अनुदान भी यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों ये आपकी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ फिर दोस्त नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने भीषण बाढ़ से उत्तराखंड में स्थिति उत्पन्न करने के लिए कितने रुपए सहायता राशि दी है। आप देखोगे 5 कितने दिए, 5 करोड़ रुपए की उत्तराखंड को सहायता दी। कितने रुपए, 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जो कि उत्तराखंड सरकार को यहाँ पे दी है, क्योंकि वहाँ पर भीषण क्या आई थी, बाढ़ यहाँ पे आई थी। उसका आभार जताया उत्तराखंड जो कि धामी जी ने, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। हाँ
दोस्तों ये है नवाचारों से बदल रही है राजस्थान में सेहत की तस्वीर। ठीक है, आम जन को सुगमता से मिल रही स्वास्थ्य सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं हैं? सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों तो रामाश्रय वार्ड है। एक तो कौन सा है आप देखो, स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक हुए प्रदेशवासी, कौन कौन सी है? सबसे पहले इसमें अंदर रामाश्रय कार्ड है, मिशन मधुहारी है, ठीक है, मिशन लिवर स्माइल है, स्तनपान प्रबंधन है, इकाई है, इस तमाम जितनी भी है, स्वस्थ नारी चेतन अभियान है, निरामय राजस्थान है, मिशन मिशन ओबिलेस सहित कई ऐसे नवाचार जो कि सफलतापूर्वक लागू राजस्थान के अंदर किए हैं। कौन कौन से? रामाश्रय वार्ड है, सेकंड मिशन मधुहारी है, मिशन लिवर स्माइल है, स्तनपान प्रबंध इकाइयां हैं, हीमोडायलिस वार्ड है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना है, ठीक है, स्वस्थ नारी चेतन अभियान है। इसके अंदर तो क्लियर देखो ये रहा, समीक्षा की है 100 दिन की, माननीय मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, ठीक है, साथ में जो कि शिक्षा वो सॉरी स्वास्थ्य मंत्री है खीवसर साहब, तो ये तमाम इन्होंने समीक्षा की है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों है निरामय राजस्थान, निरामय राजस्थान, ठीक है। ये क्या था निरामय राजस्थान की अगर बात करें तो दोस्त मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने करंट पढ़ाया था, तो सबसे पहले देखेंगे कि निरामय राजस्थान अभियान राजस्थान सरकार की एक प्रकार से महत्वाकांक्षा पहल है निरामय राजस्थान, ठीक है, जिसके अंदर आपको देख तो दोस्तों ये था, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे भजन लाल शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर, कब? विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर 7 अप्रैल, कितने 7 अप्रैल 2025 को इस अभियान की शुरुआत की थी निरामय राजस्थान की। और यह अभियान न केवल उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा बल्कि निवारक स्वास्थ्य जागरूकता स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देगा। दोस्तों ये था। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा पीआईबी का वो सारा अपन बाद में करवा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, 8 सितंबर की दोस्तों घटना ये, ठीक है, और ये 64वां पेज चल रहा है लगभग। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों अभी एशिया कप हुआ था 2025 में, कहाँ पे हुआ था आप देखोगे कि एक प्रकार से राजगीर जो कि बिहार के अंदर है वहाँ हुआ था। वहाँ पर भारतीय टीम ने शानदार मैदान जीता है, पुरुष हॉकी ने जीत, और किसको हराया? दक्षिणी कोरिया को यहाँ पे आपके यहाँ पे हरवाया। तो मोदी जी ने इस पर एक्स पर क्या किया? ट्वीट किया था यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है। हाँ दोस्तों ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष का उद्घाटन किया है। और कहते हैं कि निर्धारित लक्ष्य क्या रखा है इसमें? निर्धारित लक्ष्य, लक्ष्य कैसे? भारत ने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष लक्ष्य निर्धारित किए जिसमें 2040 कब तक? 2040 तक चंद्र मिशन, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसमें लक्ष्य रखे हैं कि 40 तक चंद्र मिशन पर जाना है और 35 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, जिसके अंदर 300 से अधिक स्टार्टअप भी इसमें प्रकाश यहाँ पे डाला है। दोस्तों ये आपको याद रख लेना है, 2040 तक तो चंद्र मिशन, 35 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। कब की न्यूज है? 8 सितंबर की पीआईबी की न्यूज है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर लिखा हुआ है इसमें, वही सारी बातें हैं। किस पर, किस विषय पर काम किया जा रहा है सारा? तो आप देखोगे कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल है, जिसमें वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नवाचार, नीति और विकास के विषय पर ही सारा काम आपके उद्घाटन संबोधित यहाँ पे किया है। दोस्तों ये आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा सारा, और इसके अंदर आप देखोगे कि ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में भारत और विदेश से कितने 500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि
इसरो के अपने चेयरमैन साहब है यहाँ पे, ठीक है। तमाम जितनी भी हस्तियां सारी बैठी है। जितेंद्र सिंह जी है। नरेंद्र मोदी का विजन है क्लियर, इसरो के साथ है, ये सारा चीज दिख रही है आपको। ये सारा आपको याद अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली में डायलॉग, क्लियर लाइन लिखी हुई है। डायलॉग नेक्स्ट, क्या नाम है, डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन का आपके आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। किस पर है ये दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, तो देश भर से आए वरिष्ठ नीति निर्माता, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, किसान, गहन चर्चा, भावी रणनीतियों को लेकर ये एकत्रित हुए थे। कब हुआ था, नई दिल्ली में 8 से 9 तारीख को सितंबर को 2025 तक 2 दिवसीय डायलॉग नेक्स्ट, क्या नाम लिखा है, डायलॉग नेक्स्ट, क्योंकि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और सीधी सी बात है, कहाँ पर किया जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कन्वेंशन सेंटर में सारा प्रोग्राम किया जाएगा। किसके लिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा के को लेकर, किसके लिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर ये सारा प्रोग्राम किया जाएगा। थीम भी होगी इसकी। हाँ, थीम दोस्तों देर की क्लियर, किस किस के साथ संयोजन किया जा रहा है इसका, देखो सबसे पहले है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। पहली चीज तो कौन सा है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा, CIMNSIT, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ, किसके साथ में, भारत अनुसंधान शिक्षा परिषद के साथ में ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा CIMNSIT, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान के साथ साझेदारी की गई, आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इसकी थीम दोस्तों थी डायलॉग नेक्स्ट की थीम थी इसे किसान तक चलो, इसे किसान तक ले चलो, इसे किसान तक ले चलो दोस्तों, ये इसकी थीम थी डायलॉग नेक्स्ट की, किसकी, डायलॉग नेक्स्ट की थीम है इसे किसान तक ले चलो। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, और आपको केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री थे, कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उन्होंने दोस्तों दुबई दुबई के अंदर संयुक्त अरब अरब अमीरात में कौन सी 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत का जो प्रतिनिधित्व का मंडल यहाँ पे इन्होंने किया है। और कहते हैं कहाँ पर हुई थी, दुबई के अंदर गए थे ये। और 28वें कौन से 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में एक बड़ा प्रतिनिधित्व मंडल के रूप में इन्होंने भाग लिया, किन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। नेक्स्ट दोस्तों है सबसे इंपॉर्टेंट, संयुक्त कमांडर सम्मेलन, हाँ प्रधानमंत्री जी दोस्तों 15 सितंबर को कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का क्या करेंगे, उद्घाटन आपका करेंगे, कहां पर करेंगे, कोलकाता के अंदर करेंगे। और दोस्तों मेन चीज है सुधार, परिवर्तन एवं बदलाव तथा परिचालन संबंधी तैयारी पर इस पर ध्यान दिया गया है। कब से, 15 से 17 तक चलेगा ये आपके, कहां पर, 15 से 17 सितंबर 2025 तक ये आपके कहां चलेगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है इसके अंदर, सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, ये दोस्तों इसका सम्मेलन है, ये इसका विषय है। ये सबसे आपको याद रखना है, क्या है आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखना है कि सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, क्या है, सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, भविष्य के लिए परिवर्तन, भविष्य के लिए परिवर्तन। ये दोस्तों आपको इसकी थीम, आपको संयुक्त जो सम्मेलन जो कोलकाता के अंदर होगा उसकी दोस्तों ये थीम है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। चले आगे चलते हैं, बस मेन चीज यही थी इसके अंदर। नेक्स्ट दोस्तों है वही वापस आ गया, ठीक है। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर खूब सारे आरपीएससी इस पर ही पूछ रही है क्वेश्चन कि आजकल समझौते हो रहे हैं, उस पर क्या समझौता है। सबसे पहले देखेंगे, भारत सरकार और इजराइल सरकार ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौता यानी BIA पर हस्ताक्षर यहाँ पे किए थे, ठीक है। ये हस्ताक्षर किए थे जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कहाँ पर, इजराइल
और भारत सरकार के साथ में, ठीक है। किस पर हुआ है समझौता? द्विपक्षीय निवेश पर हुआ है। तो केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, और साथ में इजराइल के वित्त मंत्री आए थे श्री बेजलेल स्मोट्रिच, क्या नाम है? तो वापस देख लेते हैं इसका नाम क्या है। स्मोट्रिच, इजराइल के ये वित्त मंत्री है श्री बेजलेल स्मोट्रिच ने बीआईए पर क्या किया, यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं। कहाँ के आए थे? इजराइल के थे ये, जिस पर इन्होंने एक प्रकार द्विपक्षीय निवेश समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं। आगे चलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन इसका निवेश का इसका मेन इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये रहा सारा, देखो ये दिख रहे हैं आपको, और बकायदा अपने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जी दिख रही होगी, और साथ में आपको दिख रहे होंगे इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने ये क्लियर देखो हस्ताक्षर कर रखा होगा, ठीक है। इजराइल के सारा ये रहा सिंह, ये क्लियर दे रखा है, और ये सब चीज़ें आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस दोस्तों, ये कोई है आपके? देखो कब मनाते हैं? भारत सरकार के विश्व ड्यूएशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, यह है विश्व ड्यूएशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिवस। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो भारत सरकार का एक सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसके द्वारा दोस्तों दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का हर साल 7 सितंबर, किसको? हर साल 7 सितंबर को विश्व ड्यूएशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का दिवस मनाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? परिवार देखभाल का केंद्र। क्या था? परिवार देखभाल का केंद्र, ये इसकी थीम थी। है क्या दोस्तों? एक प्रकार से ड्यूएशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी एक प्रकार दुर्लभ और क्रमिक रूप से बढ़ने वाली बीमारी है। ये एक प्रकार से जो मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। यह मुख्य रूप से बच्चों को किस पर प्रभावित करती है? बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित ये आपके करती है। और कहते हैं कि गतिशील श्वास और हृदय की कार्य प्रणाली को धीरे धीरे प्रभावित करती है। इस स्थिति में प्रभावशाली लोगों के जीवन के में क्या है? गुणवत्ता में क्या हुआ है? सुधार के लिए समय पर हस्तक्षेप जागरूकता अभियान चलाना जरूरी आपके लिए ये आवश्यक है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विश्व, आप देखोगे विश्व बीमारी है, विश्व ड्यूएशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिवस। एक प्रकार से इसकी थीम आपको याद कर लेना है, परिवार देखभाल का केंद्र। क्या है? परिवार देखभाल का केंद्र, ये इसकी थीम है। क्या है? परिवार देखभाल का केंद्र, ये इसकी थीम है। ये आपको मैंने आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब दोस्तों है ये अपने 8 तारीख के सुजस है। सुजस देर की आपको क्लियर नजर आ रहा होगा सुजस में क्या अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी? 8 सितंबर को हुई थी ये आपके। और कब हुई थी? 8 सितंबर के दिन ये हुई थी। कब हुई थी? 8 सितंबर के अंदर हुई थी। और कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब हर वर्ष मसाला कॉन्क्लेव आयोजित होगा। क्या होगा? हर वर्ष मसाला कॉन्क्लेव आयोजित होगा। अब दोस्तों इसके अंदर ये कहाँ हुई, पूरी बार देखते हैं क्या क्या इसको, तो कौन सा स्थान मिला। ये आजकल बिल्कुल जो सुजस से पूछने लगे हैं आजकल, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो राज्य में मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन हमारे मसाला उद्योग को एक प्रकार से गति देना है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। श्री शर्मा जी सोमवार को जयपुर के बिड़ला पर बिड़ला सभागार में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग की भी अपार संभावना है। नेक्स्ट दोस्तों देखा है, राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में प्रथम, किसमें? जीरा में। किसके अंदर है? जीरा के अंदर प्रथम। जीरा के अंदर कौन सा? प्रथम स्थान। सेकंड पर आप देखोगे सौंफ सेकंड पर। सौंफ किस पर? सेकंड पर। अगर तीसरा देखोगे तो तीसरे पे कौन है? धनिया और अजवाइन। धनिया व अजवाइन, ये दोस्तों आपके तीसरे स्थान पर आपके इन्होंने रहा है। क्लियर बोला है कि राजस्थान जीरे उत्पादन में पहले, मेथी व सौंफ दूसरे पे, ठीक है। मेथी भी है इसमें, जीरे पहले पे, और सेकंड तो तीसरे पे धनिया व जो है अजवाइन है ये तीसरे पे रहा था। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान मसाला एनक्लेव जो है उसका आयोजन 8 सितंबर को जयपुर के अंदर बिड़ला सभागार के अंदर बनाया गया था। ये जो सारी बातें इसके अंदर इन्होंने कही थी। और क्या क्या बातें कही देखते हैं। तो मेन ये दोस्तों ये क्लियर इन्होंने कहा था, देखो ये रहा। और बात करेंगे तो इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल लिखा हुआ क्लियर, वोकल फॉर लोकल से मसाला उद्योग को मंजूरी मिली है। अब दोस्तों क्या क्या है इसके अंदर, दो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो और क्या क्या बात इन्होंने कही है, तो क्लियर इसमें कहा गया है कि सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल
जो प्रोग्राम है उसकी अवधारणा पर ये मसाला उद्योग प्रसारित किया जा रहा है, ठीक है। और कहा है कि सरकार द्वारा कॉमन एक्यूवेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। फिर दूसरा, राजस्थान में भी इस योजना के तहत 8 कितने, किस योजना के तहत 8 इन्यूकेशन सेंटर स्थापित किए जाए। कितने दोस्तों, 8 टोटल जो है इस योजना के तहत, वोकल फॉर लोकल योजना के तहत आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारे जो 8 सेंटर यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप देखोगे इन एक्यूवेशन सेंटर में कृषि उपज की जांच, छटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और सभी बातों का इसके अंदर आपको ध्यान यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों ये सारी बातें तो आपको याद रखना है कि मसाला जो एनक्लेव है उसका आयोजन राजस्थान के अंदर बनाया गया, 8 तारीख को बनाया गया। अब हर वर्ष इसको मसाला जो है कॉन्क्लेव आयोजन किया जाएगा, सीधी सी बात है। और कहते हैं कि 2025 को बनाया गया, जिसके अंदर देश में पहले स्थान पर तो जीरा, और सेकंड पे मेथी और सौंफ, तीसरे पे धनिया और अजवाइन रहा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा। फिर दोस्तों अगले साल ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगले साल होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों के कल्याण समृद्धि के लिए नीतियां लाई जाएगी, ठीक है। और 500 करोड़ का आप देखोगे इसके अंदर टोटल ये सारा दे रखा है। तो राइजिंग राजस्थान समिट से कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में करीब 44,000 करोड़ का इसमें निवेश प्रस्तावित इसके अंदर दे रखा है। दोस्तों ये बातें हैं, ठीक है। तो राजस्थान में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मिशन का आयोजन किया जाएगा, वो तारीख बता देंगे कब किया जाएगा, ठीक है। और उन्होंने क्लियर कहा है कृषि जो प्रसंस्करण है इसके अंदर कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में 1,497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाई और 630 करोड़ का यहाँ पे अनुदान दिया है। दोस्तों ये मेन का है। और क्लियर क्या अगले साल यहाँ पे किया जाए। और दोस्तों क्या कहा है, देखो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, और क्या बताया, देखो मुख्यमंत्री जी ने कृषि उपज मंडी समिति आगणवा, तारंगना आगणवा जोधपुरा, जोधपुर के अंदर है आगणवा, कौन सी है आगणवा, आगणवा जोधपुर। और एक दोस्तों है कृषि उपज मंडी, और एक है सोहेला, सोहेला टोंक के अंदर, सोहेला टोंक के अंदर। एक तो है दोस्तों आगणवा जोधपुर, एक सोहेला टोंक के अंदर में फूड पार्क का वर्चुअल भी दोस्तों इसके अंदर क्या किया है, लोकार्पण यहाँ पे किया गया। कौन कौन से, एक तो आगणवा आप जोधपुर के अंदर है उपज मंडी समिति है, एक दोस्तों है अपने सोहेला टोंक के अंदर, इसके अंदर जो है सोनवा, ठीक है, इक्यूवेशन सेंटर, यहाँ तो इक्यूवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जबकि यहाँ पर सोनेवा के अंदर सोनेवा के फूड पार्क का भी वर्चुअल यहाँ पे लोकार्पण किया है। कहाँ पर, सोनवा, एक जगह सोनवा, सोनवा कहाँ पर, सोनवा टोंक, सोनवा टोंक के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आप देखो फूड पार्क का भी लोकार्पण यहाँ पे किया गया है, फूड पार्क का भी यहाँ लोकार्पण किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों नारायण आगरवा जोधपुर के अंदर, सोहेला के अंदर इक्विजन सेंटर, जबकि सोनवा के अंदर टोंक के अंदर फूड पार्क का भी यहाँ पे वर्चुअल उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे इसके अंदर, बस मेन चीज तो यही थी। और इसके अलावा अगर बात करेंगे कौन कौन था इसमें, हाँ मसालों से संबंधित योजना, फोल्डर, श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन। हाँ दोस्तों और क्या क्या किया गया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। और क्या क्या इन्होंने लॉन्च किया, मसालों संबंधित योजना, फोल्डर योजना लॉन्च की, फोल्डर, श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन किया गया यहाँ पे, श्रम सम्मान का भी यहाँ पे आप कार्ड का विमोचन किया, योजना यहाँ पे की, फोल्डर किया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, राज स्पाइस ऐप का भी यहाँ पे लोकार्पण किया। किसका, राज स्पाइस ऐप, किसका, राज स्पाइस ऐप, राज स्पाइस ऐप का भी लोकार्पण यहाँ पे किया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज स्पाइस ऐप का भी यहाँ पे लोकार्पण किया। और कहते हैं कि श्री शर्मा जी ने कार्यक्रम में 143 करोड़ 37 लाख रुपए के सड़क व मंडी विकास निर्माण कार्यों के लिए वर्चुअल शिलान्यास तथा 83 करोड़ 49 लाख रुपए के मंडी विकास निर्माण को भी यहाँ पे की सीधी सी बात है यहाँ पर मंजूरी इन्होंने दी है, तो लोकार्पण यहाँ पे किया है। तो कुल मिला के बाद आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि ठीक है दोस्तों मैन आपको ये याद रखना है, एक तो इसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक तो सोनवा टोंक के अंदर फूड पार्क वर्चुअल लोकार्पण किया है, एक दो इक्विविजन सेंटर है इक्विविजन, एक तो है समिति आगरवा जोधपुर, एक है सोहेला टोंक के अंदर। इन दो जगह पर आप देखो इक्विवेशन सेंटर, जबकि एक जगह दोस्तों ध्यान रखना सोनवा टोंक के अंदर फूड पार्क यहाँ पे किया है। और दो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि साथ ही कृषि विपणन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए हैं। नेमिनेशन जीवन सुरक्षा योजना में उत्कृष्ट का, किसके लिए, जीवन सुरक्षा योजना में, हाँ जीवन
सुरक्षा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अधिकारियों को तथा मसाला प्रदर्शनी में चयनित 3 सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को भी यहाँ पे प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिए गए। कितने? 3 सर्वश्रेष्ठ स्टील को भी आप देखो, सॉरी स्टॉल को भी यहाँ पे प्रशस्ति पत्र यहाँ पे माननीय जो है मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे दिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आरपीएससी चेयरमैन है साहू जी ने यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जवाहर साहू जी ने, और क्लियर कहा था कि प्रश्न पत्र खुला मिलने की अफवाहें फैलाने वालों से क्या रहे, बिल्कुल सावधान यहाँ पे रहे। अब दोस्तों नेक्स्ट है, उसी दिन आप देखोगे कि एक बड़ी सी न्यूज आई थी जिसके अंदर क्लियर कहा गया था 2 संशोधन यहाँ पे ध्वनि से पारित हुए थे। कौन कौन से? दो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 ध्वनि मत से यहाँ पे पारित हुआ है। ठीक है, किससे? ध्वनि मत से तो ये पारित हुआ है। इसमें क्या कहा गया है? मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में सोमवार को ध्वनि मत से पारित हुआ। अब इसके अनुसार अब बिना अनुज्ञा पत्र के मछली पकड़ने, विस्फोटक अथवा विष डालकर मछली मारने जैसे मत्स्य अपराधों पर भी यहाँ पर क्या लगेगा? जुर्माना आपके लगेगा। दोस्तों ध्यान रखना क्या क्या है, अब तक पहली बार अपराध साबित होने पर 500 रुपए की शास्ति, ठीक है, पहली बार 3 माह की कैद की सजा या दोनों का प्रावधान था। अब इस शास्ति को अब कितना किया गया? आप देखोगे कि कितनी थी? 500 रुपए की थी। अब दोस्तों इस शास्ति को कितना किया गया? 25,000 रुपए इस शास्ति को यहाँ पे किया गया। कितना? 25,000 रुपए। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ध्वनि मत से मत्स्य क्षेत्र का आपके संशोधन ध्वनि मत से पारित किया गया, जिसमें शास्ति के अंदर 3 साल की कैद तो सही है, लेकिन इसका वहां कितने रुपए था? आप देखोगे 500 रुपए शास्ति था अपराध साबित होने पर। अब सरकार ने 25,000 रुपए यहाँ पे किए गए। इसी प्रकार अगर वापस ये दोबारा अपराध करता है तो उस राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर कितने? 50,000 रुपए यहाँ पे किया गया है। अब दोबारा अपराध करने पर 6 माह की जेल, दोबारा अगर अपराध करता है 6 माह की जेल या शास्ति या दोनों का प्रावधान इसके अंदर आपके शामिल है। दोस्तों ये था सारा। तो सीधी सी बात है, तो विधेयक पर चर्चा के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारे जी है राजस्थान के, उन्होंने कहा कि मत्स्य अपराधों को न्यायालय द्वारा अपराधी पर शास्ति लगाए जाने के प्रावधान है। इनमें लंबे समय से शास्तियां नहीं बढ़ाई गई थी। अब पहली बार अपराध पर शास्ति 500 रुपए की शास्ति लगाई जाती है, जिसे अब कितने रुपए किया गया है? 25,000 रुपए यहाँ पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, मेन चीज आपके ये थी, तो आपको ये याद रख, कितने रुपए? 25,000 रुपए की इसमें शास्ति इसमें बढ़ाई दी गई है। कितने? 500 रुपए से बढ़ाकर किसकी कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपए की शास्ति इसके अंदर आपके बढ़ा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सेकंड था, एक तो था राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान उदयपुर, ये है जयपुर में विधेयक को भी ध्वनि मत से यहाँ पे पारित किया गया। अब दोस्तों इसमें भी क्या था? सीधी सी बात है, विधानसभा में क्लियर बोला गया है, ठीक है, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर है, इसमें विधेयक में 2025 में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है इसको। ठीक है, विधानसभा में सोमवार को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर जो कि ध्वनि मत से पारित हुआ। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गत 1.5 वर्ष में विक चिकित्सा क्षेत्र में जो आपका अग्रणी राज्य बना है। ठीक है, सेकंड बात। दूसरी बात दोस्तों कि एम्स की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? एम्स की तर्ज पर जयपुर में भी राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापित रिम्स, जिसे बोलते हैं रिम्स, क्या बोलते हैं? रिम्स, ये दो स्थापित आपके किए जाएंगे। किसकी? एम्स की तर्ज पर जयपुर के जगह पर जयपुर में भी रिम्स की स्थापित यहाँ पे किए जाएंगे। दोस्तों ये है इसके अंदर, और सारी बातें इसके अंदर। और क्या किया गया है? हाँ, वर्ष 2024-25 में बजट जो था, इस बजट के अंदर कहा गया था कि सुपर जो कि के बजट में प्रदेश में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS का उन्नयन भी कर दिल्ली की एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स की स्थापना के लिए यहाँ पे घोषणा दोस्तों यहाँ पे की गई है। और कहते हैं कि इस चरण के अंदर कितने, आप देखोगे कि कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो आप अब देखते हैं, लगभग मैं मानता हूँ 50 करोड़ इसके अंदर दोस्तों चेक करके एक बार वापस से मैं बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। किसानों को 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये अपने भजनलाल जी का ये वो है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और कहते हैं कि अभ्युदय की ओर पुस्तक की प्रधानमंत्री जी ने सराहना की है। ठीक है, अभ्युदय की ओर प्रधानमंत्री जी ये लेके गए थे। ठीक है, राज्यपाल साहब। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों ध्यान रखना, नगरीय विकास मंत्री अमर सैनिक शहीद जो है, जो कि नाम क्या है? नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग है, जाबर सिंह खर्रा जी ने भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे और कहते हैं कि भुसावर के ग्राम है सलेमपुर कला
कौन सा गांव है? सलेमपुर कला। क्या नाम है? सलेमपुर कला पहुंचकर अमर शहीद थे सत्येंद्र सिंह चौधरी की प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण यहाँ पे किया। किसने? जाबर सिंह खर्रा जी ने मुसावर पे थे और इस जो है इसके आप देखोगे कि यहाँ पर अनावरण यहाँ पे किया है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश की माननीय जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी का उनका ध्येय यही है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक 350 बिलियन, कितने? 350 बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य के साथ में ये सारा काम यहाँ पे किया। कितने? 350 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट दोस्तों, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के आतिथ्य में सोमवार 8 सितंबर, किसको? 8 सितंबर को, कितनी तारीख को? 8 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में यहाँ पर मसालों से जो एनक्लेव है, एक दिवसीय राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 143 निर्माण कार्यों की कुल लागत 226 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों यथा भवन, सड़क, फूड पार्क, इन्यूवेकेशन सेंटर, ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर जो आप अपन ने देखे थे 2 सेंटर, ठीक है ना। और दोस्तों एक सेंटर हो रहा है जो कि टोंक के अंदर था। वर्चुअल लोकार्पण किया, वर्चुअल शिलान्यास किया और मसाला स्कीम फोल्डर राज स्पाइस, और जो कि राज स्पाइस ऐप का भी यहाँ पे विमोचन यहाँ पे किया जाएगा। दोस्तों ये सारी बातें आपको मैंने याद करवा दी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर दोस्तों 5 करोड़ की सहायता राशि दी है। किसको? उत्तराखंड को ये सहायता राशि दी है। कितने? 5 करोड़ रुपए की यहाँ पे सहायता राशि दी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्लियर है दोस्तों, इनका विजन है कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। दोस्तों ये आपको अच्छे से रट लेना है, ठीक है, ये आपको अच्छे से रट लेना है। वापस देख लेते हैं एक बार। क्लियर, सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक जो कि युवा यहाँ पे रोजगार की तरफ बढ़े। 10 लाख युवक रोजगार देंगे, ठीक है दोस्तों, मेन ये था। और आपने देखा होगा कि 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक, तो क्लियर लाइन है। तो इस योजना के अंदर कौन कौन पात्र है? देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे, दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब तो इसमें क्लियर लाइन लिखी हुई है कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना को 23 अगस्त 2025 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में क्या किया गया दोस्तों? अनुमोदित किया गया। कब किया गया? 23 अगस्त 2025 को। 23 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिपरिषद की बैठक में इसको अनुमोदित किया गया। इस योजना का जो दोस्तों मेन उद्देश्य क्या है, वो यही है कि प्रदेश के युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहित करना, उन्हें अपने व्यवसाय स्थापित करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने, प्रेरित करना। अब दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से लोग आए? तो योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को 2 करोड़, कितने? 2 करोड़ रुपए तक का ऋण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध यहाँ पे करवाया जाए। कितने? 2 करोड़। दोस्तों ध्यान रखना पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले पात्र देखेंगे 18 से आपको नजर आ 45 वर्ष तक है। कितने? 45 वर्ष तक है। नेक्स्ट जो है आपके है, नेक्स्ट दे रखा है कि 2 करोड़, कितने? 2 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध कराएंगे। 2 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा जिस पर सरकार की ओर से कितना? अधिकतम 8% का ब्याज अनुदान यहाँ पे दिया। कितने? 8%, कितने? 8% का यहाँ पे ब्याज अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, फिर राज्य सरकार ने इस योजना को समावेशी बनाते हुए वित्तीय वर्गों की, हाँ जो वित्तीय वर्ग है उनके लिए छूट दी गई है। जैसे महिला, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी, कार्ड धारक, बुनकर एवं शिल्पकार को लिए दोस्तों 1 करोड़ से अधिक व 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितना? 1% का जो ब्याज अनुदान यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों साथ ही इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का भी मार्जिन मनी अनुदान यहाँ पे प्रदान यहाँ पे किया आपके यहाँ पे जाएगा। दोस्तों क्या क्या है आपको याद रखना है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी तारीख को? 23 अगस्त 2025 को यहाँ पे अनुमोदित किया गया, ठीक है। माननीय जो बैठक हुई थी, पात्र 18 से 45 वर्ग के लोग है, वो पात्र है। 2 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। कितने अनुदान पर? 8% के अनुदान पर। और दोस्तों कुछ शिथिलता दी गई है, जैसे अगर बात करें SC ST, ठीक है, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कार्यरत उद्यमी है, कार्ड धारक है, बुनकर है, ठीक है, इसके अलावा शिल्पकार है, उनको दोस्तों 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ से रुपए तक के ऋण पर कितना? 1% का अतिरिक्त यहाँ पे क्या दिया जाएगा? अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। और दोस्तों एक और है जिसके अंदर
पात्र लाभार्थियों को 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मार्जिन यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों ये है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर लिखा है मंत्री में 23 अगस्त, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ 23 अगस्त को दोस्तों ये मंत्रिमंडल में प्रोत्साहन मंजूरी इसके अंदर मिली है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहां पर, दुबई में, कहां पर, दुबई में, दुबई में, दुबई में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में, किसमें, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में ऐतिहासिक यूपीआई, दोस्तों ध्यान रखना, यूपीआई यूपीयू एकीकरण का शुभारंभ आपके यहाँ पे किया। और कहते हैं कि भारत ने विश्व डाक, किसके क्षेत्र में, वैश्विक डाक क्षेत्र में मजबूत बनाने के कितने 10 मिलियन, कितने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता यहाँ पे जताई है। दोस्तों ध्यान रखना, कहाँ पर हुई थी बैठक, दुबई के अंदर ये सारी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए थे। क्लियर लिखा हुआ यहाँ पे। आज दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू एकीकरण परियोजना में इनका अनावरण यहाँ पे किया है। ठीक है, केंद्रीय संचार है, एक पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री है। 28वें नंबर का यूनिवर्स जो कि दुबई के अंदर आपके आयोजित हुआ था। दोस्तों ये गए हुए देखो, ये क्लियर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिंधिया ने ग्लोबल पोस्टल समिट में से 2 प्रमुख यूपीयू परिषद के लिए भारत की दावेदारी यहाँ घोषणा की है। ठीक है, ये 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में दुबई गए थे, ये सारी दो दिख रहा होगा उनको, दुबई के अंदर गए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दोस्तों है, हाँ, केंद्रीय नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री थे, 10 सितंबर को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ये आपने सारी बातें थी, ये इतना आपके इंपॉर्टेंट आपके है नहीं है। ठीक है, और दोस्तों इसका मेन लक्ष्य क्या था, हाँ, ये देखना आपको जरूर है। ठीक है, मेन लक्ष्य क्या है इसका, जरा दोस्तों कहाँ पे आप देखोगे कि 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कोलकाता के अलीपुर, कहां पर, कोलकाता के अलीपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे कौन, प्रहलाद जोशी, जो कि मंत्री नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के। इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे कि भारत ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। कब तक, 2030 तक, कब तक, 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उसकी दोस्तों पहुंच हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य यहाँ पे रखा है। आगे चलते हैं। हाँ, आत्मनिर्भर भारत, तो दोस्तों ये है, अभी एमओयू हुआ है आत्मनिर्भर भारत, जो कि आप देखोगे किस किस के बीच में एमओयू हुआ है, IDEX, DIO और SDIAL इंडिया लिमिटेड ने नए एस्पायर कार्यक्रम के तहत दोहरे उपयोग वाली एक विकसित करने के लिए समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों देखते हैं कुछ इसके बीच में समझौता हुआ है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, रक्षा नवाचार संगठन, ठीक है, ने दोहरे उपयोग वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए SDIAL इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह एस्पायर कार्यक्रम द्वारा संचालित रक्षा विशेषज्ञता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपके इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट दोस्तों ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पैंसठ कार्मिकों वाला एक दल आज बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाड़ 2025। दोस्तों आप सोचोगे जापाड़ यानी जापान जाएंगे, नहीं, जापान जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रूस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रूस, जापाड़ 2025, जापाड़
2025 में भाग लेने के लिए मुलिनो प्रशिक्षण मैदान निजनी रूस के लिए रवाना हुए हैं। और यह अभ्यास 10 से 16 सितंबर कितने कितने कार्मिक है, 65 कार्मिक है, 10 से 16 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। और कहते हैं कि ये अपने गए हुए हैं तो भारतीय सेना के 57 जवान है, भारतीय वायुसेना के 7 और भारतीय नौसेना के 1 जवान इसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन भी इसके अंदर भाग लेने के लिए गई है। फिर दोस्तों ध्यान रखना, इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, जापाड़, ठीक है, कहाँ पे क्या है, रूस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रूस ये जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे, हाँ, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी दोस्तों शिक्षा कहाँ पर, शिक्षा के क्षेत्र में, कहाँ पर, शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं नवाचार के लिए अनुकूल परिवेश के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के संबंध में संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक दोस्तों यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। ये कौन, धर्मेंद्र प्रधान जी। और कहते हैं कि श्री प्रधान की यात्रा के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के दुबई परिसर, कहाँ पर, दुबई परिसर का भी उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, भारतीय जो MBM अहमदाबाद है उसके दोस्तों दुबई परिसर का भी उद्घाटन इनके द्वारा किया जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी निकल चुके हैं कहाँ पे, दुबई के लिए। और होगा दोस्तों नीचे, हाँ ये रहा, क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, कहां पर निकलेंगे, सीधी सी बात है, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी 10 से 11 सितंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इनकी इस 2 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग, ठीक है, को प्रगाढ़ करना, अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये दोनों के बीच में ये सारा मामला वहाँ पे जाते हैं। और कहते हैं कि सीधी सी बात है, और क्या किया दोस्तों उन्होंने वहाँ पर जाकर, 10 सितंबर को अबू धाबी के शिक्षा ज्ञान विभाग की अध्यक्ष महामहिम सुरा मुसल्ला से मुलाकात करेंगे। वे IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर का भी दौरा करेंगे, ठीक है, और वहाँ वहाँ अटल इनक्यूबेशन सेंटर प्रथम विदेशी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम विदेशी सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे दुबई के अंदर, और PhD एवं BTech कार्यक्रमों का शुभारंभ यहाँ पे करेंगे। और कहते हैं कि बाद में अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर जाएंगे और सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के दुबई परिसर की पहली वर्षगांठ के अंदर भी दोस्तों ये भाग आपके धर्मेंद्र प्रधान जी ये भाग लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, केंद्रीय मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने दोस्तों आज स्वच्छ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्र भूमि शहर मान्यता समारोह 2025 का तहत शहरों को पुरस्कार प्रदान यहाँ पे किए हैं। कहते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु उपलब्धियों के लिए कितने 11 सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले NPSC शहरों को भी यहाँ पे सम्मानित किया। कितने 11 सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले NCAP शहरों को भी यहाँ पे सम्मानित किया है। दोस्तों ये एक तो लाइन याद रखना, 11 सर्वश्रेष्ठ, और कहते हैं कि इन्होंने आर्द्र भूमि शहर को इनको पुरस्कार दिया है। ये तमाम आपको याद रखना है। अब इसके तहत दोस्तों कौन कौन है, एन जो है ये आपके दे रखा है NCAP पुरस्कार में 2025 के तहत वायु गुणवत्ता, किसमें, वायु गुणवत्ता, किसमें, वायु गुणवत्ता में इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत देश इसके अंदर सबसे अग्रणी है। कौन कौन से NCAP पुरस्कारों में वायु गुणवत्ता में के अंदर इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत देश इसके अंदर अग्रणी है। जबकि आर्द्र भूमि शहर मान्यता के अंदर इंदौर, उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता यहाँ पे प्राप्त हुई है। कुछ इसको इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत, जिसके अंदर NCAP पुरस्कार में पहला इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत देश इसके अंदर अग्रणी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाँ तो क्लियर लाइन लिखी हुई है, ये भी समझना है आपको। एक 130 भारतीय शहरों में, कितने, 130 भारतीय शहरों में स्वच्छ वायु और हरित बुनियादी ढांचे के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे अधिक जुटाए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये हरा, ठीक है, ये और बात है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है। 103 शहरों में के प्रधानमंत्री के विजन ने शहरों को प्रेरित किया तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में कितने 103 शहरों केंद्रित में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित, कितने 103 शहर केंद्रों में उल्लेखनीय जो कि सुधार प्रदर्शित यहाँ पे कितने हुए हैं, कितने 103 जो शहर वो सुधार हुए हैं। ठीक है, ये दोस्तों सारी बातें आपके सामने है। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट बात करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है दोस्तों, ध्यान रखना, मंत्री है अपने पर्यावरण
उसके पृथ्वी विज्ञान के, ठीक है, विदेश के, सॉरी, इसके विज्ञान प्रौद्योगिकी के मेडागास्कर की मंत्री के साथ सिविल सेवा प्रशिक्षण और शासन सुधारों पर क्या हुई है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिसके अंदर आप देखोगे कि भारत ने समावेशी और पारदर्शी शासन के लिए जन धन आधार और मोबाइल त्रिमूर्ति यूपीआई और नागरिक शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म आदि सारी बातें इसके अंदर एमओयू किया गया है, ठीक है। और स्वच्छ भारत पेंशन डिजिटलीकरण और मिशन कर्मयोगी को नवाचार के रूप में करते हुए प्रशासनिक सुधारों को यहाँ भी उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? स्वच्छ भारत पेंशन डिजिटलीकरण और मिशन कर्मयोगी को नवाचार के रूप में प्रशासनिक सुधारों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मेडागास्कर के लिए यह सहयोग प्रशासनिक क्षमता निर्माण के लिए नया मार्ग खोलेगा, जबकि भारत के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को भी क्या करेगा, मजबूत यहाँ पे प्रदान करेगा। दोस्तों ये चीज़ है, आपको अच्छे समझना है। स्वच्छ भारत पेंशन डिजिटलीकरण और मिशन कर्मयोगी को नवाचार के रूप में क्या करेगा, प्रशासनिक सुधारों का ये उल्लेख काम कार्य करेगा। मेडागास्कर, हाँ दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बन सकता है। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने CSIR NISCPR का निदेशक के रूप में दोस्तों पदभार ग्रहण कर लिया है। तो आप देखोगे कि डॉक्टर वाणी ने कुशल STI नीतियों, दोस्तों भविष्योन्मुख विज्ञान संचार और मजबूत वैश्विक सहयोग का इन्होंने आह्वान किया है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, डॉक्टर गीता वाणी किस 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 क्षेत्र के अंदर अपन देखेंगे तो दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा, डॉक्टर गीता वाणी ने रायसम ने आज CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार, दोस्तों ध्यान रखना, डॉक्टर राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान, ये पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। CSIR NISCPR, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान के रूप में कितने नई निदेशक के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया है। दोस्तों नाम आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर वीणा रायसम, डॉक्टर गीता वाणी रायसम, ठीक है। डॉक्टर गीता वाणी, ये आपको दोस्तों नाम याद होना है, डॉक्टर गीता वाणी रायसम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों मोदी जी के जन्मदिन के अंदर ये अभियान लॉन्च किया जाएगा, नाम क्या है आपको नजर आ रहा होगा। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को और आठवें पोषण माह का शुभारंभ यहाँ पे करेंगे। कितनी तारीख को? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह को भी शुभारंभ यहाँ पे करेंगे। तो ये है आपका, ये इस दिन याद रखना 17 सितंबर को करेंगे। और कहते हैं कि इस दिन जो है ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और जो मंत्री है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो मंत्री है उसने इस पर ट्वीट किया था, 17 तारीख को पोस्ट किया था। और अभियान का नाम क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे एक तो, और एक दोस्तों 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत यहाँ पे इस दिन करेंगे। और कहते हैं कि 16 अक्टूबर, कब तक चलेगा ये? 16 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा, राष्ट्रीय पोषण, कौन से नंबर का? 8वें राष्ट्रीय पोषण अभियान यहाँ पे चलेगा। आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ तो नेक्स्ट है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि ने सांस्कृतिक अभिलेखागार एवं संरक्षण प्रभाग ने 9 सितंबर को 2025 को शाम 4 बजे संवेद सभागार भूतल, जो जनपद नई दिल्ली में इस पर एक और बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति विषय पर चतुर्थ आनंद केंटिस कुमार स्वामी स्मृति व्याख्यान का आयोजन यहाँ पे करेगा। कौन? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो कि सांस्कृतिक अभिलेखागार एवं संरक्षण जो प्रभाग है, इसके द्वारा दोस्तों आप देखोगे कौन से नंबर का? चौथे नंबर का आनंद कैंटिन्स कुमार स्वामी स्मृति व्याख्यान का आयोजन करेगा। एक प्रकार से इसकी थीम क्या है? एक और बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति। क्या है? एक और बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति विषय पर यह सारा होगा। कौन से नंबर का होगा? चौथे नंबर का। कौन करेगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र सांस्कृतिक अभिलेखागार एवं संरक्षण प्रभाग के द्वारा सारा काम किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है आपकी स्क्रीन पर, हाँ, गोरा बादल जो कि चित्तौड़गढ़ द्वारा, किसके द्वारा? आपको देखो आप नजर आएगा कि गोरा बादल जो स्टेडियम बने, किसमें? गोरा बादल जो स्टेडियम बनेगा दोस्तों कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के द्वारा, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, अब
राज्य में रेलवे सुविधा को दोस्तों निरंतर हो रहा है विस्तार, ठीक है। और मेन चीज क्या है इसके अंदर, परियोजना की प्रगति पर इस पे इन्होंने किया है, ठीक है। भजन लाल जी ने दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में जनवरी 2024 से अब कितने 42 न्यायालय यहाँ पे खोले गए हैं, कितने 42 न्यायालय यहाँ पर खोले गए हैं, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों ये अभियान चलाया जाएगा, तो कहाँ कब कब अभियान चलाया जाएगा थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों सहकारिता जो है, सहकारिता वाला सदस्यता अभियान के तहत 9 से 29 सितंबर तक व्यापक तैयारी यहाँ पे शुरू की गई, कितने शुरू की गई है, कहते हैं कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दोस्तों सहकारिता सदस्यता, कौन सा सहकारिता सदस्यता अभियान यहाँ पे चलाया जाएगा। ये दोस्तों ये पूरा है 8वां, ठीक है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है ये, और 17 सितंबर से चालू होगा, 2 अक्टूबर तक होगा। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह होगा इस टाइम, ठीक है। मेन सारी चीजें हैं। ये अपने मंत्री है अपूर्णा देवी, महिला विकास मंत्री, ठीक है। और यहाँ पे सारी ये देवस्थान मंत्री है श्री मंगलेश्वर महादेव, क्वेश्चन पूछ सकता है, मातकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें हैं। प्रदेश में 1 जनवरी से अब कितने न्यायालय 42 न्यायालय नवीन यहाँ पे खोले गए हैं, तो ये आपको याद रख लेना कितने 42। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ, आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। रिम्स सारी सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दोस्तों राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति की प्रथम यहाँ पे बैठक संपन्न हुई है। दोस्तों पूछ सकते हैं कि राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति की प्रथम बैठक में किसकी अध्यक्षता में, तो किसके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है, हाँ, ये सारा है गौरव बादल स्टेडियम है। विश्वकर्मा दोस्तों वही सब चीजें हैं आपके सामने, ठीक है। विश्वकर्मा युवा जो है उद्यमी प्रोत्साहन योजना मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और हाँ, अब दोस्तों कितनी बसें आपने देखा होगा, जयपुर से काठ गोदाम के बीच में बस सेवा की सौगात दी है। कैची धाम जो कि नीम करोली बाबा है वहां पे जाएगी, ठीक है। यात्रियों को बढ़ावा मिलेगा ताकि, ठीक है। हर साल होगा दोस्तों राजस्थान के अंदर मसाला कॉन्क्लेव, क्या होगा मसाला कॉन्क्लेव होगा, ठीक है। अब क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, शुभारंभ किया गया कहाँ पर, जयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री ने आगरवा में तथा टोंक के सोहला में इंक्यूबेशन सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया है। ये सारी इसके अंदर बताई है, ठीक है ना, ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। और का एफपीओ पंजीयन प्रमाण पत्र, श्रम सम्मान, मसाला से जुड़ी योजनाएं, फोल्डर आदि कंपनी सब जितनी भी है वो दोस्तों चेक वितरित किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, हाँ, 2 से कितने 2 से 15 अक्टूबर तक संचालित होगा सहकारिता सदस्यता अभियान। दोस्तों ये आपको याद रखना, कब तक होगा ये 2 से 15 अक्टूबर तक होगा कौन सा सहकारिता सदस्यता अभियान। प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग की, ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक है। और कॉन्क्लेव ये सारा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। मेन चीज़ आपको इसके अंदर देख लेनी है। जयपुर के अंदर हुआ था ये कॉन्क्लेव, हाँ दोस्तों ये सारी बातें हैं। अब दोस्तों ये 1 से लेकर 10 तारीख तक की सारी कंप्लीटली जो पीआईबी है और सुजस से संबंधित जो घटनाएं हुई वो मैंने आपको करवा दी। अब दोस्तों अगली क्लास के अंदर अपनी 11 तारीख से लेकर और 20 तारीख के बीच में जो घटना घटित हुई है सारी, वो दोस्तों 10 दिन की घटनाएं सारी सुजस प्लस पीआईबी आपको सामने मैं लेके आऊंगा। उसके बाद दोस्तों 21 तारीख को मिलते हैं। 21 तारीख को आपको पीआईबी और सुजस आपको करा देंगे सबसे पहले सुबह आते ही, और फिर दोस्तों अगले 1 तारीख को आपको कंप्लीटली ये 10 दिन का और है पीआईबी और सुजस, वो भी आपको दोस्तों जल्द ही आपको उपलब्ध करवा देंगे। और दोस्तों मैं मानता हूं अगर आपको ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ये सब चीज़ें अगर आपको डेली इसके अंदर पीआईबी अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और डेली, तो आपके अंदर दोस्तों धीरे धीरे हैबिट आने लग जाएगी, चीज़ें याद होने लग जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे आपके अंदर भी एक प्रकार से पीआईबी पढ़ने की ललक हो जाएगी, और ताकि ऑथेंटिक जो न्यूज़ है वो आपके सामने यहाँ पे मिलती रहेगी। और दोस्तों इसी के साथ में अपन अभी 1 से लेकर 10 सितंबर तक अपन ने ये करवाया है। फिर दोस्तों अगली क्लास के अंदर 11 से लेकर और
20 सितंबर तक ये आपको करवाया जाएगा। ऐसी तरह फिर दोस्तों 10 दिन के अंदर वापस करवाए जाएंगे, ठीक है। और फिर दोस्तों अगली जो अक्टूबर के अंदर 1 से लेकर और 10 तारीख काली के बीच में सितंबर जो माह की जो एक प्रकार से पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे। और फिर दोस्तों आपको एक एक क्लासे बिल्कुल सारी रिवीजन कराते हुए, ठीक है, स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपको आराम से यहाँ पे करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।